नमस्कार छात्रों, जय हिंद। मेरा नाम राहुल सिंह, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। कल का जो टॉपिक पाचन तंत्र, डाइजेस्ट सिस्टम, उसका सेकंड पार्ट आज स्टार्ट हो रहा है। आशा करते हैं सभी बच्चों को कल का टॉपिक पूरी तरह से समझ में आया होगा। हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज और फैक्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे बच्चा। तो कल हमने स्टमक को पढ़ लिया, ईसोफेगस पढ़ लिया था, स्वांगीकरण क्या होता है, एसिमिलेशन वगैरह सारी चीज हमने पढ़ लिया था। अगर हम आज बात करें स्टमक का सेकंड पार्ट हम पढ़ने वाले बच्चा, कर दे, खत्म कर दे इसको जड़ से आज। बेटा कल की बात अगर आपने थोड़ी सी भी सीखी होगी ना तो आपको मजा आया होगा पढ़ने में। क्या आया हुआ? मजा आया होगा। बेटा मैंने कल आपको हार्मोन्स बताए थे, स्टमक से निकलने वाले हार्मोन, रेनिन हार्मोन, पेप्सिन हार्मोन, एचसीएल हार्मोन। एचसीएल हार्मोन जीवाणु को नष्ट करता है। रेनिन जो एंजाइम हार्मोन, सॉरी एंजाइम की बात करें, एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, वो भी बच्चों में। ठीक है बेटा, आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे बच्चा इसको। बच्चा अगर हम सेल की बात करें, स्टमक में सेल की बात करने वाले, देखें बेटा स्टमक दो जो हमाशय होता है वो दो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक तो ऑक्सीजेनेटिक या पेरिटल सेल, या ऑप्शन में मिलेगा कि सेल जो स्टमक होता है कौन सी कोशिका से मिला होता है, तो बेटा ऑक्सीजेनेटिक सेल और पेरिएटल सेल। इंग्लिश में भी नाम है बेटा, हिंदी में नाम है, दोनों भाषा में इस्तेमाल करते हुए चलेंगे बेटा, ऑक्सीजेनेटिक सेल और पेरिएटल सेल। दूसरी सेल जो होती है बच्चा उससे हम पेप्टिक सेल कहते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है मुख्य सेल। आपको बेटा पेप्टिक सेल याद रखना है। क्या रखना है? पेप्टिक सेल। अगर पेप्टिक सेल नहीं है तो आपको मुख्य सेल याद रख लेंगे बेटा, क्योंकि साइंस के नाम ही आपको याद रखने हैं। अगर मैं बेटा बोलना चाहूं कि जो ऑक्सीजेनेटिक सेल जो होती है बेटा, वो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिल एंजाइम का निर्माण करती है बेटा। इससे बेटा कौन से एंजाइम का निर्माण होता है? एचसीएल एंजाइम का निर्माण होता है बेटा। अगर मैं पूछूं बेटा कि पेप्टिक सेल से किसका निर्माण होता है? रेनिन एंजाइम का निर्माण होता है और पेप्सिन एंजाइम का निर्माण होता है, क्योंकि कल ही बताया था तीन एंजाइम निकलते हैं, एचसीएल एंजाइम, रेनिन और पेप्सिन। अब एचसीएल किस कौन सी कोशिका से निकलता है? ऑक्सीजेनेटिक सेल से। और बेटा रेनिन और पेप्सिन किससे निकलता है बेटा? पेप्टिक सेल से निकलता है। बेटा याद रख लेना बेटा इसको, एक पेपर जब हाई लेवल का बनता है ना साइंस, आपको साइंस की भूमिका नहीं पता, हर पेपर में साइंस है। एसएससी सीजीएल ऐसा जो एसएससी का जो भी पार्ट है बेटा, साइंस का पार्ट अलग से देते हैं, 25 नंबर का, 20 नंबर का, 30 नंबर का। रेलवे में 30 नंबर का साइंस है बेटा, क्योंकि अलग इसलिए दिया जाता है कि साइंस अब महत्वपूर्ण हो गया है आपके पार्ट का। समझने की कोशिश करो बच्चा, तो एक बार साइंस को पढ़ो, दोबारा नहीं पढ़ना बेटा, कभी कोचिंग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खून में उतार देंगे इसको बच्चा। तो बेटा एचसीएल कहां से निकलता है? ऑक्सीजेनेटिक से निकलता है बेटा। और रेनिन और पेप्सिन कहां से निकलता है? पेप्टिक सेल से निकलता है। कल मैंने बताया था एचसीएल क्या करता है बेटा, सबसे पहले आपको पता है जीवाणुओं का नष्ट करना, किल ऑफ बैक्टीरिया, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, इनको नष्ट करने का कार्य करता है। भोजन को एसिड फॉर्म में लाता है, अम्लीयता रखता है। भोजन को कैसे फॉर्म में लाता है? अम्लीयता। बेटा देखने की कोशिश कर, बेटा देखने की कोशिश करना, एचसीएल एंजाइम एसिड होता है, अम्लीयता होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है कि एचसीएल एंजाइम कैसा होता है, तो बेटा एसिड फॉर्म में या अम्लीय फॉर्म में होता है या नहीं होता बेटा? अगर आपसे पूछा है कि एचसीएल एंजाइम करता क्या है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है बेटा। जठर रस में उपस्थित निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय कर देता है। इसको समझ लो बेटा, जो रस जो होते हैं, जो जूस जो होते हैं ना, निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव फॉर्म, एक्टिव नहीं होते, उनको एचसीएल क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है, कार्य करने के लिए उनको एक्टिव कर देता है। कहने का अर्थ है बेटा, आपसे तीन क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, एचसीएल एंजाइम
पेरिटल सेल या ऑक्सीजनेटिक सेल से निकलता है। ये कैसे फॉर्म में होता है? अम्लीयता या किल ऑफ बैक्टीरिया का कार्य करता है। बेटा सीखने की कोशिश करना, पेप्टिक सेल से कौन निकलता है? रेनिन और पेप्सिन। ये पेप्टिक सेल से निकलने का कार्य करते हैं। तो मेरी बात आप लोगों तक पहुंची है या नहीं पहुंची है? पहुंच गई। चलो अब मैं बात करूं बेटा, थोड़ा सा बात करें। चलो एचसीएल एंजाइम कौन सी कोशिका से निकलता है? और मैं रेनिन और पेप्सिन पूछू तो पेप्टिक सेल। बताओ, तीन बात बताओ, एचसीएल करता क्या है? तीन बात बताओ। दूसरा, एसिड फॉर्म होता है, ठीक है बेटा, अम्लीयता का फॉर्म होता है, एसिड फॉर्म में होता है। अगर बेटा मैं बात करूं, कल मैंने आपको बताया था ना बेटा, ये वाला भाग कौन होता है? कार्डियक। सबसे ऊपर वाला भाग होता है, ये जो भाग होता है इसे क्या कहते हैं बेटा? फंडिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? फंडिक। ये जो भाग होता है बच्चा, इसे क्या कहते हैं? पाइलोरिक। कल बताया नहीं बच्चा? बेटा जी लीप देंगे, हम साइंस को लीप देंगे। इसको क्या कहते हैं बेटा? पाइलोरिक। इसको क्या कहते हैं? कार्डियक। इसे क्या कहते हैं? इस भाग को फंडिक कहते हैं। सीखो बेटा, मैं सिखाऊंगा बेटा आपको, मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये बताओ, HCl जो एंजाइम होता है ना, ये किस फॉर्म में बेटा? एसिड फॉर्म में, अम्लीय फॉर्म में होता है, एसिड फॉर्म में होता है। ये तो पेट के लिए हानिकारक होता है बेटा। पेट के लिए क्या होते हैं? हानिकारक हो है, डेंजर होता है। HCl जो एंजाइम होता है, जो एसिड जो होता है, वो पेट के लिए क्या होता है? डेंजर होता है, हानिकारक होता है। फिर भी ये पेट को नुकसान पहुंचा देता है। HCl एंजाइम एसिड फॉर्म में होता है, वो हानिकारक होता है, पेट को जला देता है। फिर भी हमारा पेट सुरक्षित क्यों है? ये तो हानिकारक है, डेंजर है, फिर भी ये मेरा पेट क्यों सुरक्षित है? अब सीखने वाले बेटा, ये पहली बात तो ऐसे एंजाइम एसिड फॉर्म होता है, ये पेट के लिए क्या होता है? डेंजर होता है। फिर भी पेट हमारा सुरक्षित कैसे है वो सीखो बेटा। पेट हमारा सुरक्षित कैसे है बात करें। ये पेट में क्या उत्पन्न कर सकता है? जलन। कौन? HCl, एसिड फॉर्म होता है। पेट फिर भी सुरक्षित क्यों है? कि हमारे आमाशय में एक म्यूकस झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? म्यूकस झिल्ली या म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वो बेस होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है? बेस। समझ आ रहा? अब बेटा देखो, HCl जो था बच्चा, वो कौन सा था? एसिड था। कौन था? एसिड था। और जो एसिड मतलब अम्ल होता है, अम्ल जो होते हैं उसमें कौन होता है बेटा? हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। और जो क्षार होता है, बेस होता है, उसमें कौन होते हैं? हाइड्रोक्सी आयन होते हैं नहीं होते बेटा? अब ये बताओ, जब पेट में एसिड भी हो रहा है और पेट में कौन निकल रहा है? क्षारीय। बेटा इसकी दीवार पर कौन पाई जाती है बेटा? म्यूकस। और म्यूकस कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो ये बताओ, जब एसिड और क्षार आपस में मिलेंगे, एसिड और बेस आपस में मिलेंगे, तो वहां क्या हो जाता है? वो कौन सा हो जाता है? उदासीन, नॉन रिलेटिव होता है। उदासीन हो जाता है, मतलब हमारे पेट में अम्ल आ रहा है और क्षार मिल रहे हैं, तो क्षार और अम्ल मिलने के कारण वो जो भाग है वो कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाता है, नॉन रिलेटिव भाग हो जाता है, जिससे हमारे पेट में जलन नहीं होती, हमारा पेट सुरक्षित रहता है। अब बेटा सीखने की कोशिश करना, अगर अम्ल ही अम्ल होता तो पेट में जलन होती, पेट आपका खराब हो जाता। जब अम्ल किससे क्रिया कर लेता है? क्षार से, बेस से क्रिया कर लेता है, तो किस फॉर्म में आ जाता है? उदासीन। उदासीन हमारे पेट के लिए ऐसा ही माना जाता है। समझ में आया? पेट में वही बताया बेटा, म्यूकस ग्रंथि जो होती है वो किस फॉर्म में होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। तो बेटा इधर देख लो, क्षारीय प्रकृति होती है। जब बेटा आपको पता है, जब हमारे पेट में जलन होती है, जलन होगी तो कौन बढ़ जाएगा? एसिड। जलन होगी तो कौन बढ़ेगा? एसिड। बाहर से हम क्या पी लेते हैं? इनो। इनो क्या होती है? क्षार बेस में होती है। जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे, एसिड और बेस मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये उदासीन, नॉन रिएक्टिव पार्ट हो जाएगा और आपकी पेट की जलन खत्म हो जाएगी। पेट की जलन क्या हो जाएगी? खत्म। तो बेटा म्यूकस जठर रस को, अम्लीय प्रभाव को कम कर देती है। म्यूकस झिल्ली क्षारीय क्या कर देती है? कम कर देती है। अब आपको पता चलेगा बेटा पेट हमारा सुरक्षित क्यों रहता है।
नहीं समझ में आया मुझे पता है, अभी भी नहीं समझ में आया, और रटा देंगे बेटा चीज। हाँ, पेट है बेटा, का ये पेट, स्टमक है बेटा। स्टमक में अम्ल HCl, ये कैसे फॉर्म में होता है HCl? एसिड। किस फॉर्म में होता है? एसिड। तो एसिड हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, हानिकारक है? तो पेट में, स्टमक के चारों तरफ कौन सी झिल्ली पाई जाती? कौन सी मेमोरी पाई जाती? म्यूकस। म्यूकस किस फॉर्म में होती है बेटा? अच्छा, बेस बताओ, जब एसिड और बेस मिलेंगे तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? उदासीन हो जाता है। अच्छा, हमारा पेट क्या हो गया? सुरक्षित हो गया। अगर एसिड ही एसिड निकलेगा तो पेट में क्या होगी? जलन होगी, खट्टी डकार आएगी, उल्टी होने का मन होगा। तो आपका पेट सुरक्षित कैसा रहता है? कि म्यूकस झिल्ली बेस फॉर्म में होती है। अब आया समझ बेटा? आ गया? आगे बढ़ू या नहीं बढ़ू? बच्चा, मैंने ये क्वेश्चन काफी बताया है, पहले ही बताया, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? बच्चा ये बताओ, स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? मुंह में। याद है कल की बात? ये बताओ, इसे क्या कहते हैं बच्चा? इसे क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहते हैं। इसमें कौन सी क्रिया होती है? का से नाम है? क्रमानुकुंचन। इसमें कोई पाचक रस पाया जाता है? इसमें कोई ग्रंथि पाई जाती है? इसमें कोई क्रिया नहीं होता। ये बताओ, मुंह में बाल आ गया, मुंह में बाल आ गया, इसे क्या कहते हैं बच्चा? इसे क्या कहते हैं? वा से नाम है बोलस। बोलस। क्या बात समझ में आ गई बेटा? याद होता? अगर मैं आपसे पूछूं आमाशय में किस पदार्थ का पाचन होगा तो आप क्या बताओगे? प्रोटीन का होगा। आमाशय में किस पदार्थ का पाचन होता है? प्रोटीन। बच्चा, बच्चा, प्रोटीन, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है ना बेटा? बताया ना? प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन। और पेप्सिन इसे तोड़कर किसमें बदल देता है? पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्टाइड इंग्लिश में भी, इसी को हिंदी में भी कहते हैं, क्योंकि साइंस आपको पता है टोटल हिंदी में लिखा जाता होता है इंग्लिश में ही पूरा। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? ये प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम। और तोड़कर किसमें बदलता है? बेटा याद कर लो, पेप्सिन और पेप्टाइड, पेप्सिन और पेप्टाइड। तो मैं बोलूंगा प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है, बदल किसको देता है? पेप्टाइड। बेटा केसिन एंजाइम, केसिन प्रोटीन, ये जो केसिन प्रोटीन है बेटा, दूध की प्रोटीन को कहा जाता है। दूध जो पीते हैं बेटा, उस दूध की प्रोटीन में जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? केसिन प्रोटीन होते हैं। क्या कहते हैं? कई बार क्वेश्चन आएगा दूध में कौन सी प्रोटीन पाई है, तो आप नाम जो आप ऑब्ज लगाओगे, जो कौन सा लगाएगा? केसिन प्रोटीन। और दूध की प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन करता है? रेनिन करता है। और रेनिन इसमें किसे तोड़ देता है? पैराकेसिन में। और पैराकेसिन का भी पाचन होता है, और वो कौन करता है? पेप्सिन। और पेप्सिन से किसे तोड़ देता है? तोड़ दिया, ये भी पेप्टाइड, ये भी पेप्टाइड। तो बेटा सीखने की कोशिश करें, केसिन प्रोटीन कहां पाई जाती है? दूध में। और केसिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन किसमें तोड़ देता है? किसमें तोड़ देता है? पैराकेसिन में। पैराकेसिन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन इसे किसमें तोड़ देता है? पेप्टाइड में तोड़ देता है। तो बेटा केसिन टूट जाती है पैराकेसिन में, और इसका पाचन किसमें टूट जाता है? पेप्टाइड। तो बच्चा मेरे याद हो गया या नहीं हो गया बेटा? अगर याद हो गया हो तो आगे चलते हैं। आमाशय में गैस्ट्रिक हार्मोन होता है जो भूख का अनुभव कराता है बेटा। कौन सा? जठर रस। आमाशय में कौन सा रस पाया जाता है? जठर रस या गैस्ट्रिक जूस। इसको समझ लो बेटा थोड़ा सा। हमारे आमाशय में गैस्ट्रिक जूस होता है। क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस होता है, या हम इसे जठर रस कहते हैं। बेटा बच्चा सीखने की कोशिश करना, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं साइंस आपको, तो आपको सिखाकर ही छोड़ूंगा बेटा। अब सर स्टब कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि जो जठर रस है, गैस्ट्रिक जूस है, वो कहां से निकलता है? आमाशय से निकलता है, स्टमक से निकलता है। क्वेश्चन लोड कर लो दिमाग में, पटवारी में आएगा कि गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पर पाई जाती है? गैस्ट्रिक स्रावन जो होता है वो कहां से आता है? स्टमक में होता है। ये क्या करता है बेटा? भूख का क्या कराता है? अनुभव कराता है। हमारे अंदर क्रेविंग करता है भूख की। अगर आपको कुछ खाने का मन हो रहा है, तो आपको भूख लग रही है, तो भूख का अनुभव कराने का काम कौन करता है? गैस। अब मैं सिखाऊं इसको। अब बेटा गैस्ट्रिक हार्मोन की थोड़ी कहानी है, कभी नहीं भूलोगे, दिमाग में दौड़ लेंगे बेटा, साइंस को लीप देंगे लीप देंगे। मैंने बोला गैस्ट्रिक हार्मोन क्या है?
पहला क्वेश्चन, गैस्ट्रिक हार्मोन भूख को बड़ा अनुभव कराता है, ठीक है, गैस्ट्रिक की बात कर। मैं अपनी बाइक से आया और मैंने भोलाराम गेट पर अपनी गाड़ी मतलब की रोक दी, और वहां पर टिक्की का ठेला खड़ा है, चाट का ठेला है, और खुशबू आ रही है, आनंद 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 की क्या आ रही है, खुशबू आ रही है, और मुझे खाने का मन चल रहा है कि मैंने बाइक को लगाया और खाने स्टार्ट कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ खाना खाने चल मतलब टिक्की खाने जाऊं। पर मैंने सोचा अगर मैं खाना खाने जाऊंगा या टिक्की खाऊंगा, कोई और आ गया तो 50 मेरे और 50 उसके, 100 रुपए चले जाएंगे। मैं बहुत कंजूस आदमी था, तो मैंने क्या किया, बैठा रहा, मैं नहीं खा। तो बताओ उसके प्रति मेरी क्या लग रही है, भूख लग रही होगी, मन में बार बार क्या आ रहा होगा, खा लूं खा लूं। अब बताओ जब मुझे भूख लगना स्टार्ट होगी तो कौन निकल रहा है पेट में, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है। अगर मैं बैठा रहा, मैं नहीं खा रहा और मन उसी पे रखा है, तो कौन श्रावित हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस श्रावित हो रहा है। आप देखो मैं बहुत कंजूस आदमी हूं, मैंने गाड़ी उठाई चला गया, पेट को तो ऐसा लग रहा है ना भूख, कोई खाना आने वाला है, भूख का अनुभव करा रहा है, और मैंने आपको बताऊं बेटा 2 घंटे 3 घंटे तक पानी भी नहीं पिया, तो बताओ मेरे पेट में गैस बन जाएगी, क्या बन जाएगी, गैस। उस पेट को तो क्या लग, पेट में क्या स्राव सीक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन हो रहा है, उसको तो लग रहा है कि भोजन क्या है, आ रहा है, और मैंने कुछ खाया नहीं, तो पेट में क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी। तो ये बेटा ये किसका अनुभव कराता है, बेटा भूख का अनुभव कराता है। क्या बच्चा आपको समझ में आया, ये बता बच्चा कि ये सारी चीज समझ में आ गई ना। आप भोजन को देखकर सूंघकर स्वाद, सबसे पहले ये कहां आता है, मस्तिष्क में, मस्तिष्क के किस भाग में जाएगा, मेडुला ओब्लांगेटा में, फिर छोटी आंत मेडुला ओब्लांगेटा में आएगा, फिर जठर स्रावित होगा, कायल वगैरह। एक चीज और समझो, एक कायल शब्द क्या बेटा, ये शब्द समझ लो कायल क्या होता है, कायल और बोलस समझ लो बेटा। बोलस तो आपको पता क्या होता है बच्चा, समझ में आता है बोलस, आया था ना बेटा। जहां भी आपको लगे बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा, या मुझे लगे बेटा आपको लगे कि सर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, भाई टोक देना मुझे, सर बोलस तो, ये जो बोलस है ना बच्चा, ये मुख का भोजन होता है, किसका भोजन होता है, मुख का भोजन होता है, जिसमें हम आ, आ, करते, वो वाला भाग। और जो कायल होता है ना, ये स्टमक का भोजन होता है। स्टमक में जो बच्चा गंदा पदार्थ होता है ना बच्चा, गंदा पदार्थ या वेस्ट मटेरियल कह लो, वेस्ट मटेरियल, उसे क्या कहते हैं, कायल। कायल को सीखो बेटा। पेट में बताओ, पेट में क्या होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, या स्वांगीकरण, क्या होता है पेट में, पाचन होता है। बताओ पेट में भोजन टूट के अलग हो गए, कार्बोहाइड्रेट अलग हो गया, प्रोटीन अलग हो गई, विटामिन अलग हो गए, सब अलग हो गए, महत्वपूर्ण भाग शरीर को मिल गया जो बेकार पदार्थ है, जिसे हम चिच्ची कहते हैं, क्या कहते हैं, चिच्ची कहते हैं। वो पदार्थ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कायल कहते हैं। स्टमक में जो गंदा पदार्थ बच जाता है उसे क्या कहते हैं, हम कायल कहते हैं। तो मुख में जो पदार्थ बन रहा होता है बच्चा, उसे क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं बच्चा, क्या कहते हैं, बोलस। और कायल को याद रख लो बच्चा, तो पेट वाला भाग जो गंदा पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, कायल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, कायल। आशा करता हूं ये भी पीपीटी आपको समझ में आ गई होगी। बेटा आप बताओ, केसिन जो, बताओ केसिन प्रोटीन कहां पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। ये बताओ केसिन का पाचन कौन करता है, रेनी किस में बदल देता है, पे पैरा कैसिन, पैरा कैसिन, फिर किस में बदल जाएगा, पेप्टाइड में बदल जाएगा। ये बताओ प्रोटीन का पाचन कहां होता है बेटा, प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है, स्टमक में होता है बच्चा। अगर आपको ये वाली सी याद होगी है तो बात करते हैं सेकंड स्लेट, पैंक्रियाज। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, पैंक्रियाज। आपकी जो पैंक्रियाज है ना, इसकी संरचना जो होती है पत्ती नुमा होती है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ऐसी लग रहा है कि ये डिजाइन वाली पत्ती है। ये जो पैंक्रियाज है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चा, इसकी संरचना आपको लग रही होगी कि एक पत्ती है, पत्तियां होती है टेढ़ी मेढ़ी सी। बेटा इसकी जो खोज थी, पैंक्रियाज की खोज किसने की, लैंगरहैंस ने की। ये बेटा कई बार पूछा जा चुका है बच्चा, इसकी जो खोज किसने की है, लैंगरहैंस ने की है। लंगर खाते हो, लंगर, गुरुद्वारे में लंगर लगता है,
तो याद रख लो लैंगरहैंस या लैंगरहैंस। पैंक्रियाज गुरुद्वारा याद रखो लैंगरहैंस। इसका जो भार होता है 60 से 90 ग्राम होता है बच्चा। कितना होता है बच्चा? 60 से 90। बताओ संरचना कैसी होती है बच्चा? खोज किसने की? भार क्या होता है? 60 से 90 ग्राम। बेटा कशेरुकी जीवों की पाचन अंतःस्रावी प्राणी का एक ग्रंथि है। पहली बात तो मेरी बात सुन लो, ये जो पैंक्रियाज जो है वो एक ग्लैंड है। पैंक्रियाज जो है वो क्या है? ग्लैंड है। ग्लैंड मतलब कौन सी है? ग्रंथि है। और वो भी कौन सी ग्रंथि है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। ये बताओ ये जो ग्लैंड है या ग्रंथि है पेट में पाई जा रही है बाहर पाई जा रही है? तो अंदर पाई जा रही है ना बेटा, अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडो। इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। बेटा दो बात याद रखना बेटा, मेरी बात दो सीखा बच्चा। जो पैंक्रियाज जो है वो क्या एक ग्लैंड है। और कैसी ग्लैंड है? ये अंदर पाई जाती है, इसे एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। समझे बेटा? बेटा समझने की कोशिश करना बच्चा, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसलिए बार बार चिल्ला रहा हूं कि ये कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड है। और बेटा क्या ये ग्रंथि है? समय कोश करना, पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएगा। यह अग्नाशय शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए, क्या पूछी जाए बेटा? सबसे बड़ी ग्लैंड, लार्ज पूछा जाए, ह्यूमन बॉडी इन लार्ज ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो बेटा सबसे बड़ी ग्लैंड जो होता है यकृत होती है, लिवर होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए यकृत। परंतु बेटा शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी लग गया, अंतःस्रावी शब्द लग गया, एंडोक्राइन लग गया। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी बेटा? पैंक्रियास। शरीर की सबसे बड़ी पूछी जाए तो लिवर। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा जाए तो बेटा कौन सी होगी? पैंक्रियास। दोनों बेटा फर्क है। शरीर की सबसे बड़ी, उसमें अंतःस्रावी नहीं लगा है। समझ आ गया बेटा? तो बेटा शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पैंक्रियाज होती है। और शरीर की सबसे बड़ी पूछा जाए तो बेटा लिवर होती है, लिवर होती है। समझ में आया बच्चा? अगर समझ में आ गया है तो पूछूंगा बेटा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं बेटा। इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। पैंक्रियाज को क्या कहते हैं? मिक्स ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये बेटा एंजाइम को भी निकालती है और बेटा हार्मोन्स को भी रिलीज करती है। एंजाइम भी निकलते हैं बेटा इससे, और क्या निकलना है बेटा? हार्मोन। सीखो बेटा, अगर नहीं सीखोगे तो मजा नहीं आएगा मेरी क्लास में। तो मैंने बोला कि शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन है, और थोड़ा बोलो, एक्टिव रहो क्लास। कौन सी बेटा? लिवर। अगर मैं पूछूं शरीर की सबसे अंतःस्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी बेटा? पैंक्रियाज होती है। और ये बताओ बेटा, अगर मैं पूछूं कि इसे पैंक्रियाज का दूसरा नाम क्या होता है? मिक्स ग्लैंड। क्या नाम है बेटा? मिक्स ग्लैंड। क्यों कह रहा हूं कि इसे एंजाइम भी निकलता है। ये बता मिक्स पराठा किसे कहते हैं? आपको पता, गोभी मिला देगा, मेथी मिला देगा, फलाना मिला देगा, वो क्या बन जाएगा? मिक्स पराठा बन जाएगा। और इसे मिक्स ग्लैंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकल रहे हैं बच्चा। आलू के पराठे को मिक्स पराठा का है, दुकान पर संडे को खाना खाने जाते हैं बच्चा, उससे कहते हैं, उस पर लिखा रहता है आलू पराठा 10 रुपए और मिक्स पराठा 15 रुपए। तो मिक्स का मतलब उसमें 2 से 3 चीज मिली होंगी, इसीलिए इसे मिक्स ग्लैंड क्यों कह रहे हैं? इसमें 2 चीजें मिल रही है बेटा, हार्मोन्स, एंजाइम। तो बच्चा इतनी बात समझ में आई बच्चा? चलो सुन लेते बेटा, थोड़ा बात करते हैं। संरचना कैसी होती है? खोज किसने की? भाजन। अब बेटा ये पैंक्रियाज ग्रंथि है या ऑर्गन है? ग्रंथि है ना, ग्लैंड। और कौन सी ग्रंथि है? एंडोक्राइन ग्लैंड। गुडा, ठीक है बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं इसका, इस ग्रंथि को और दूसरा नाम क्या है इसका? मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड क्यों कह रहा हूं उसे? एंजाइम और हार्मोन सिक्रेशन करने का बच्चा
कार्य करती है, करने का कार्य करती है। बेटा समझ क्वेश्चन है बच्चा। अगर आप अब यहाँ पर नहीं सीख पाए मेरी क्लास में, तो बेटा इंदौर में कोई साइंस आपको पढ़ा ही नहीं पाएगा, ये गारंटी मेरी। बेटा मिक्स ग्लैंड कहते हैं, ठीक है बेटा। बेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा एंजाइम, ये बेटा हार्मोन्स। ये बताओ जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ने का काम कौन कर रहा था? एंजाइम कर रहे हैं। एंजाइम भोजन को क्या करते हैं? पाचन करते हैं, डाइजेशन करते हैं। बताया था सभी बेटा, जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ता कौन है, मरोड़ता कौन है? एंजाइम करता है। तो बेटा कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? याद रख लो, एमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और पेप्सिन। एमाइलेज एंजाइम बेटा स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? और लाइपेज एंजाइम बेटा वसा का पाचन करता है। और पेप्सिन एंजाइम बेटा प्रोटीन का पाचन करता है। बच्चा समझ में आया? अगर मैं देखो एमाइलेज, एमाइलेज मतलब कौन होगा? स्टार्च। लाइपेज वसा, और पास एक प्रोटीन तो आपको दिखाई दे रही है। याद क्या रखना है? एमाइलेज कौन होगा? और बेटा पेप्सिन का मतलब क्या होगा? पेप्सिन, पेप्सिन किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को। और लाइपेज किसको तोड़ेगा? बेटा थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। एंजाइम, एंजाइम भोजन का क्या करता है बच्चा? एंजाइम भोजन का पाचन। बताओ ये किसका पाचन करेगा? ये किसका पाचन करेगा? अगर ये किसका का समझ में आ गया? ये बेटा तीनों याद रखने, पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एमाइलेज एंजाइम कहां से निकलता है? पैंक्रियास से। लाइपेज एंजाइम कहां से निकलता है? पैंक्रियास से। और पेप्सिन एंजाइम पैंक्रियास से निकलता है बेटा। जैसे स्टमक में रेनिन, पेप्सिन, एचसीएल निकल रहे, सीक्रेशन हो रहा था, इसी तरह इसमें से भी 3 सीक्रेशन होते हैं बेटा। हार्मोन, हार्मोन रक्त में पाई जाने वाली एक क्या है? शर्करा है, शुगर है। आपको हार्मोन्स के बारे में बताऊं थोड़ा सा। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आपको बता दें, आपके शरीर के अंदर बनते और शरीर के अंदर ही नष्ट होते हैं। अगर आपके प्रोटीन की कमी हो जाए ना बच्चा, तो बाहर से अंडा, दूध, मांस, मछली खाकर प्रोटीन की इंडेक्स को पूरा कर सकते हो। विटामिन की कमी हो जाए तो बाहर से विटामिन के इंडेक्स को पूरा कर सकते हैं। परंतु हार्मोन्स की कमी हो जाए तो बाहर से इसे इंडेक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये शरीर के अंदर बनते और शरीर के अंदर ही क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। ये बेटा आपको बता दूं, अगर हार्मोन्स की बैलेंस बिगड़ जाए, डिसबैलेंस हो जाए ना, तो आपका शरीर खराब हो जाएगा, आपके शरीर की संरचना बदल जाएगी। आपको पता है जब बच्चा छोटे से बड़ा होता है, बड़े से बुढ़ापा, जवान होता है, जवान से बुढ़ापा होता है, सब हार्मोन्स के कारण होता है। एक लड़के की खूबसूरती या लड़की की खूबसूरती हार्मोन डिसाइड करता है। एक लड़के में सेक्सुअल पार्ट या लड़कियों में सेक्सुअल पार्ट हार्मोन डिसाइड करता है। अगर हार्मोन डिसबैलेंस हो गए तो लड़कियों मासिक चक्र लेट हो जाते हैं। अगर हार्मोन लेट हो गए, जैसे लड़कों में डिसबैलेंस हो गए, तो उनके सेक्स ऑर्गन छोटे या बड़े हो जाते हैं, उनमें शुक्राणु वगैरह का निर्माण नहीं होता, वीर्य क्षमता कम हो जाती है। तो आपको बता दें, आप में जो बैलेंस है वो करने का कार्य हार्मोन करता है, आपको परिवर्तन करने का कार्य करता है। जब आप छोटे थे शिशु कहलाते हैं, जब फिर वयस्क कहलाए, फिर युवा कहलाए, फिर वयस्क कहलाए, फिर बेटा आप बुढ़ापा आ गए, ये सब करने का कार्य हार्मोन्स करता है। हार्मोन शरीर के अंदर बनते हैं और शरीर के अंदर नष्ट हो जाते हैं बेटा। अगर आपकी हाइट छोटी है तो हार्मोन्स, आपके अंदर सेक्सुअल पावर्टी कम है तो अभी हार्मोन जिम्मेदार है। सारी चीजें कंट्रोल करने का कार्य हार्मोन्स होता है। तो बेटा इससे 2 हार्मोन्स निकलते बेटा, एक इंसुलिन हार्मोन निकलता है, एक बेटा ग्लूकागॉन या ग्लूकेगॉन बोला जाता है। बेटा याद कर लेना बच्चा, यहां से 3 निकलते हैं एंजाइम, यहां से इंसुलिन हार्मोन और बेटा ग्लूकेगॉन। याद कर लो चिल्लाकर मन में, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। याद कर लो मन में ग्लूकेगॉन हार्मोन, ग्लूकेगॉन, क्योंकि पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएगा। मैं बता रहा हूं कि इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है? स्टमक से निकलता है, पैंक्रियास से निकलता है, और ग्लूकेगॉन हार्मोन पैंक्रियास से निकलते हैं। और तीनों के तीनों ये हार्मोन बेटा पैंक्रियास से निकलते हैं। बच्चा बताएंगे, बताएंगे, बताएंगे आपको। बता बच्चा, एमाइलेज किसका पाचन करता है बेटा? और लाइपेज किसका पाचन करता है? फरसा का। अगर मैं पेप्सिन पूछूं तो बेटा याद हो रहा है साथ ही साथ में? बेटा यही तो लिखा है, ये किसका पाचन करता है? स्टार्च का।
ये बेटा किसका, वसा का, वसी अम्ल का पाचन करता है बेटा। और ट्रिप्सिन नहीं है, यहां पर ट्रिप्सिन होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, पेप्सिन तो वहां देख लिया था, यहाँ पर ट्रिप्सिन होगा। ठीक है बच्चा, वो इसको आप तीन ही याद रखो बस। ठीक है बेटा, यहाँ पर बेटा ट्रिप्सिन होगा, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई है तो आप याद रखना, पढ़ते समय यहाँ पर क्या होगा, ट्रिप्सिन होगा। और ट्रिप्सिन बेटा किसका पाचन करेगा, ठीक है बेटा, इतना याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, अब आते हैं थोड़ा सा और बेटा, याद ही याद करते हुए चलना बेटा, थोड़ा सा मुश्किल कार्य नहीं है बेटा। अब मैं किसकी बात करने वाला हूं, इंसुलिन हार्मोन की। हमारा चाचा आ गया, ताऊ आ गया, फूफा यही है। अगर मैं पूछूंगा आपसे कि इस हार्मोन की खोज बेटा बैटिंग और बेस्ट ने की थी, ये बेटा व्यापम के एग्जाम में पूछा ही जाता है, फैक्ट इंपोर्टेंट है, मजबूत वाला फैक्ट है बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन यही उठ जाता है कि आप दुनिया की कोई किताब लगा लेना बेटा, इसमें फैक्ट दो चार क्वेश्चन मिल जाएंगे कि इंसुलिन हार्मोन की जो खोज है वो बैटिंग और बेस्ट ने की। किसने की है, बैटिंग और बेस्ट। देखो बैटिंग कर रहे हैं, बैट से कर रहे हैं, बेस्ट लगा दो, बैटिंग किससे कर रहे हैं, बेस्ट से। समझा, इस हार्मोन की खोज बेटा किसने की है, बैटिंग और बेस्ट ने की है। अब थोड़ा सा सीखने की कोशिश करना बच्चा, सीखने की कोशिश करना। यहां ग्लूकोज में ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है बेटा, सीखो। ये ग्लूकोज को किसमें बदल देता है बेटा, ग्लाइकोजन में। अब मैं सिखाऊंगा, उदाहरण देकर ही सिखाऊंगा, ये ग्लूकोज को किसमें बदल देता है, ग्लाइकोजन में। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। दूसरा पॉइंट होता है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। और ये भी क्वेश्चन याद रखना कि अंगनार से रस कैसा होता है, बेस। और स्टमक में कौन सा था, एसिड था, बताया था बेटा। स्टमक में पूछा जाए जो जूस होता है वो एसिड होता है, और पेनक्रियास जूस जो होता है वो कैसा होता है, बेस होता है। अब बेटा मधुमेह रोग से कमी से कौन सा रोग हो जाए, सॉरी सॉरी सॉरी, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, और अधिकता से कौन सा होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। चलो मैं याद कराता हूं बच्चा, क्या कराता हूं, थोड़ा सा साइंस को तुम्हारे संपर्क में रखते हैं, साइंस तुम्हारे अंदर घुसाते हैं। सबसे पहले इंसुलिन हार्मोन की खोज बैटिंग और बेस्ट ने की। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को किस में देता है, ग्लाइकोजन। अब मैं थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है बच्चा, थोड़ा सा उदाहरण देते हुए चल रहा हूं। देखिए आप बेटा रेगुलर, आप रेगुलर 8 रोटी खाते हो बच्चा, कितनी रोटी खाते हो, 8 रोटी खाते हो, सुबह और शाम मिलाकर 8 रोटी, थोड़ा चावल वगैरह थोड़ा उधर उधर से कुछ खाते हो। 8 रोटी खाने पर मुझे 3600 कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। कितनी, 3600 कैलोरी ऊर्जा से मेरा दिन का पूरा कार्य चलता रहता है। परंतु बेटा मेरा आ गया नौता, निमंत्रण आ गया, बहुत आ रहे हैं आजकल, 2 साल में एक बार निमंत्रण खाने गया हूं जब से इंदौर आया हूं, तब एक वो भी घर पे, ताऊ जी गुजर गए थे उस समय, कोई देता ही नहीं मुझे, पता नहीं क्यों। जाना पड़ेगा, एक नई शर्ट पहननी पड़ेगी, चश्मा लगाना पड़ेगा अच्छा वाला, मोटरसाइकिल लेनी पड़ेगी, और घुस जाओ। कहां से आए हैं, साइंस की तरफ से। क्या करने आए हो, इनोवेटर बनाने आए हैं बेटा। इधर देखना, 8 आपने रेगुलर 8 रोटी खाते हो, 3600 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब आपके आ गया नौता, नौता हमारे साथ नौता बोलते हैं, निमंत्रण का नौता, निमंत्रण आ गया या इनविटेशन आ गया, और आपको पता है उसमें बफर है, क्या है, बफर है, और बफर आ गया, और बफर का मतलब क्या है, मजा, आहा मजा है। और ये भी कह दिया इतनी चीज बन रही है, इतनी मलाई चीज उसमें बन रहा है, तो इसमें पनीर की सब्जी, फनार, गोभी मिक्स सब्जी, मजा आ गया। और आपने कह दिया मम्मी खाना नहीं खाऊंगा, शाम को युद्ध पे जाऊंगा, बफर खाने जाऊंगा युद्ध पे, और सुबह से ही नमक का पानी पी रहे हो जिससे हमारा पेट साफ हो जाए, लगातार पेट साफ हो जाए। अब बेटा बफर का नाम सुनते ही मन में आ गया, अब भूख मुझे भी लगने लगी। अब कौन भूख लगी तो कौन आ रहा है, कौन रिलीज हो रहा है,
गैस्ट्रिक जूस। मैं कह रहा हूं साइंस को आपसे जोड़ के रखूंगा बेटा। बपर का नौता आ गया बेटा। अब आपने बपर में बेटा आपने पनीर, रोटी, चावल, टिक्की, भल्ला और पता नहीं क्या खाया आपने। तो बेटा आपने उसमें बेटा 5000 कैलोरी भर ली। कितनी रोटी भर ली? आपने 5000 कैलोरी एकदम भर ली, अर्थात 15 रोटी का माल भर लिया आपने पेट में। बताओ माल कहां पे इकट्ठा होगा ये बताओ। पेट को क्या कहते हैं? स्टमक कहते हैं। बताइए था। ये बताओ 5000 कैलोरी ऊर्जा बन ली, 15 रोटी का माल मिल लिया। स्टमक रो रहा है, स्टमक हाथ जोड़ रहा है, रहन दे भैया, रहन दे भैया। स्टमक रो रहा है कि अब तो छोड़ दे, 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर कर दिया मुझे तूने फुला फुला कर। और आपने आराम से पेट पर हाथ पैर चल रहे, जाते जाते कॉफी और टी ली। तो बताओ कार्य कौन करेगा? स्टमक करेगा? करेगा नहीं करेगा? तो बेटा आपने 3600 कैलोरी ऊर्जा से आपने कितनी कैलोरी ऊर्जा बदली? 5000। तो कितनी एक्स्ट्रा आ गई बेटा? 1400। कितनी एक्स्ट्रा आ गई बेटा? फिर हमारे शरीर को तो 3600 ही चाहिए, एक्स्ट्रा कितनी आ गई? 1400 कैलोरी ऊर्जा आ गई। ऊर्जा कह लो या ग्लूकोज कह लो। ये ग्लूकोज या ऊर्जा ये किस रूप में बदल जाएगा? ग्लाइकोजन में। किस में बदल जाएगा? ग्लाइकोजन में बदल देगा। ये कार्य करता कौन है? इंसुलिन करता है। कौन करता है बच्चा? जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज आ जाता है या ऊर्जा आ जाती है, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन करता है। अब तो समझ में आ गया बच्चा कि इंसुलिन क्या करता है? एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा जो ऊर्जा है, उसको क्या कर देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है कि वक्त पड़ने पर, जब आप गुस्सा हो जाओ, वक्त पड़ने पर एनर्जी की चाहता हो, वो यहाँ पर स्टोर हो गई है। तो अब समझ में आ गया हो बच्चा। बेटा कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग, डायबिटीज कहते से। डायबिटीज वाले इंसान आप सुना होगा। और हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। तो बच्चा ये सारी चीज समझ में आ गई आपको कि ये वाला पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि ग्लूकोज में ग्लाइकोजन का क्या होता है। ये पॉइंट मैंने आपको यहां से क्लियर कर दिया है बच्चा। समझ में बेटा? अब बात करते हैं, बढ़ाने से रोकता है, ठीक, ग्लाइकोरक्टोसाइड कम होने से रोकता है। अब इसमें एक और हार्मोन था ग्लूकेगॉन, कहां गया है क्या? हाँ ग्लूकोगॉन, हाँ बेटा ये हार्मोन, ये वाला हार्मोन और सीख लो बेटा, ठीक है। इंसुलिन समझ में आ गया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। अब बेटा ये क्या करता है? आपका ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर है? आपका बेटा सीखो साइंस को। आपका ग्लूकोज जो है किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में है नहीं बच्चा? अब बैठना, ग्लूकेगॉन ये हार्मोन क्या करेगा? ग्लूकागॉन या ग्लूकेगॉन एक ही बात है। ये बच्चा ये हार्मोन क्या करेगा? आप इसको वापस से किस में बदल देगा? ग्लूकोज या शर्करा। क्या कह रहा हूं बेटा? अब आपने मांग लिया पापा से एप्पल का मोबाइल, पिताई से एप्पल का मोबाइल मांग लिया कि मैं तो रील बनाऊंगा, पतली कमरिया मेरी हाय हाय, ये वाली रील बनाऊंगा। और पिताई से कहा कि मुझे दे दो 1 लाख रुपए, मैं तो एप्पल का मोबाइल लाऊं। पापा ने दिए 4 जूते, 4 चप्पल और 4 डंडा गिफ्ट में। और तुमने क्या फुला लिया मुंह? फुला लेते ना, बचपन फुला लेते, मैं नहीं रोटी खा रहा, मैं नहीं बात कर रहा, ए कर करके करते हो। अब क्या होगा? आप रोटी नहीं खा रहे हो, गुस्सा बैठे हो, शरीर को तो ऊर्जा चाहिए। बताओ ऐसा ऊर्जा कितनी थी? 1400। किस फॉर्म में थी? ग्लाइकोजन में। अब ये क्या करेगा? ये हार्मोन इसको तोड़कर वापस किस में बदल देगा? ग्लूकोज में बदल देगा, जिससे आपको द्वार से एनर्जी मिलेगी। जब हम 9 दीर्घ होती है, हमारे माता बैठती है तो व्रत रखते हैं, तो जो भूखा रहना पड़ता है, तो ज्यादा मात्रा में जो एनर्जी स्टोर होती है, तो ये क्या करता है? ग्लूकेगॉन जो स्टोर है ग्लाइकोजन को वापस किस में बदल देता है? ग्लूकोज में। अब समझ आ गया इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य बच्चा एकदम आपको समझ में आएगा। देखो सर, यकृत, लिवर और पैंक्रियाज, ये दोनों अपना, इन दोनों में भोजन प्रवेश नहीं होता, ध्यान रखना, इन दोनों में भोजन प्रवेश नहीं होता।
बल्कि ये अपना जूस जो होता है, जूस छोटी आंत में छोड़ दें। तो कहने का अर्थ है बेटा, लिवर और पेंक्रियाज का कनेक्शन किससे है? स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, बेटा सीखने की कोशिश करें, यहां से क्वेश्चन बनेगा 100%, कह रहा हूं 100%। पकड़ लो चीजों को, ये सारे चीज कम, इंसुलिन समझ में आ गया, ग्लूकेगॉन आ गया, बच्चा मजा आएगा आपको और पढ़ने में। लैंगरहेंस पेंक्रियाज की खोज आपको पता किसने की थी? लैंगरहेंस ने की थी, बताया था अभी। पेंक्रियाज की डिस्कवरी जो की थी, डिस्कवर किसने किया था? लैंगर। बच्चा सीख लो थोड़ा, अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहां से ही बन सकता है कि शरीर का पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्नाशय, जो पेंक्रियाज जूस को कहा जाता है। या अग्नाशय ही का भाग है, इसकी खोज लैंगर नाम वैज्ञानिक ने की थी। चलो छोड़ो, मैं जो बता रहा हूं उस पर ही आता हूं। लैंगरहेंस की कोशिका 3 रूपों में बटी रहती है। बेटा सीखना बेटा इसको, लैंगरहेंस की जो द्वीपिका या कोशिका, जो सेल जो होते हैं, द्वीपिका कह लो या सेल एक ही बात है, 3, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। बेटा कितने रूपों में बटी लैंगरहेंस की सेल? 3, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। याद कर लो, लैंगरहेंस की सेल अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। मजे से पढ़ेंगे बेटा। अल्फा सेल किस हार्मोन को निकालती है? ग्लूकागॉन। ये क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। और बीटा सेल क्या करती है? इंसुलिन। ये क्या करती है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है। तो देखो बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बीटा सेल से कौन निकलता है? इंसुलिन। और बेटा अल्फा सेल से क्या निकलता है? ग्लूकागॉन। और बेटा गामा सेल से सोमेटोस्टेरिन या सोमेट्रोपिक हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन को सीख लो, स्टेरिन। ये हमारे वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होता है। सोमेट्रोपिक, सोमेस्टेरिन। कोई बच्चा छोटा हो जाए, बौना हो जाए, तो इस हार्मोन की कमी के कारण होता है। अगर कोई बच्चा सामान्य से अधिक विकसित हो जाए, जैसे हमारा खली है, द ग्रेट खली, वो सामान्य से अधिक विकसित होगा, तो इस हार्मोन की अधिकता के कारण होता है। आपको बस ध्यान रखना है बेटा, इंसुलिन किस सेल से? बीटा से। और बेटा ग्लूकागॉन किससे? चलो बच्चा थोड़ा सा याद कर लेते हैं, चलो इससे कौन निकलता है? और बेटा इससे कौन निकलता है? और इससे कौन निकलता है? सोमेटोट्रोपिका। बच्चा अगर मैं आपसे कुछ पूछना स्टार्ट करूं बेटा, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं। बेटा इंसुलिन था हमारे पास, बच्चा मेरे पास कौन है? इंसुलिन। मेरा ग्लूकागॉन या ग्लूकेगॉन एक ही बात है। ये बताओ इसकी खोज किसने की बच्चा? बैटिंग बेस्ट। ये करता क्या है? ग्लाइकोजन में, बिल्कुल बढ़िया। अब मैं पूछूं, ये करता क्या है? हाँ, ग्लूकोज में बदल देता है। सही बात है, कोई दिक्कत है? याद हो रहा है क्लास में? 100% याद होना चाहिए। अगर आपको लगा कि याद नहीं हो रहा, तो समझ में नहीं आ रहा, गले पकड़ लो मेरा कि सर आप इसी के पैसे लेते हो पढ़ाने के, जब हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या मतलब दे बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं, ये आप पढ़ लेने बेटा, ठीक है? ये तो है पढ़ने वाला था। अब आता है बेटा कौन सा? लिवर। लिवर किससे कनेक्ट होता है, कोई बताएगा? अभी बताया सेकंड पहले। लिवर और पैंक्रियास किससे कनेक्ट होते हैं? छोटी आंत से, बताया था ना। पैंक्रियाज और लिवर, इसमें भोजन नहीं जाता, ये अपने जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करते हैं। समझ में आ रहा बच्चा? अगर मैं लिवर की बात करूं, कोई बताएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड, द ह्यूमन बॉडी लार्ज ग्लैंड, लिवर। और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ये एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है? बताओ। पैंक्रियाज। कौन होगा बेटा? पैंक्रियाज। बहुत अच्छे, याद हो रहा है आपको क्लास में। अगर बेटा जी मैं आपसे थोड़ी सी और बात करके चलूं लिवर के बारे में, सबसे बड़ी, यहां पर अंतःस्रावी नहीं लिखूंगा, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा और लगभग 1.5 किलोग्राम भार का होता है। ठीक। लिवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहते हैं, हिपैटोलॉजी। याद कर लेना, वैसे ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, कभी कभी शायद पेपर में दे दे तो हमें याद होना चाहिए। हिपैटो, बेटा एक बात बता रहा हूं,
ये पीपीटी पढ़ लेना, बस कल्याण हो जाएगा आपका। इस पीपीटी में मैं एमपीपीएससी तक का यहीं से पढ़ा देता हूं। आपको एक ही काम करना है बच्चा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाओगे ना उतना फायदा आपको मिलेगा। अध्ययन को बेटा क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी कहते हैं, या सबसे बड़ा आंतरिक अंग परंतु बाह्य अंगों में स्किन, ये सबसे बड़ा अंदर का भाग होता है, और सबसे बाहर का बड़ा अंग पूछा है तो हमारी स्किन होती है। ठीक है, सबसे भीतर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन होगा? लिवर, और बाहर का ऑर्गन क्या होगा? स्किन होगा। ये तो आपको पता है। ठीक है, और देखते हैं पहले इतनी बात समझ में आई क्या? पहले इतनी बात, कोई दिक्कत है इतनी बात में? नहीं होनी चाहिए बच्चा, थोड़ा बड़ा टॉपिक है बेटा, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, और आपको बता दें एक एक चीज आपको बता चले। लिवर की सेल को हेपेटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटो? अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। तो इसी सेल को क्या? हेपेटिक। दोनों मिलते जुलते शब्द है बेटा, इसको क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी, और इसी को क्या कहते हैं? हेपेटिक सेल कहते हैं। ठीक है, लिवर में पुनर्निर्माण की सर्वाधिक क्षमता होती है। पुनर्निर्माण मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट, अगर हाथ खराब हो जाए तो ये रिप्लेस नहीं होगा, किडनी खराब हो जाए तो रिप्लेस नहीं, परंतु अगर लिवर में खराब हो रहा है तो अपने आप को दोबारा बना लेता है। लिवर क्या कर लेता है? अपने आप को रिप्लेस कर लेता है। अगर आंत में कोई खराबी आई है ना तो रिप्लेस करने की क्षमता उसमें कम होती है, पर लिवर जो होता है उसमें रिप्लेस करने की क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। कई बार पूछा जाएगा बच्चा कि कौन सा ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन है जो अपने आप को सबसे ज्यादा रिप्लेस करता है, सबसे ज्यादा क्या करता है? रिप्लेस करता है। वो बच्चा कौन है? लिवर से पित्त रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? पित्त रस। और पित्त रस क्या होता है वही बता रहा हूं आपको, सीखने की कोशिश करें। गॉल ब्लैडर, यार हम इस पित्ताशय रस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक टिश्यू बोलते हैं, पित्ताशय को क्या बोलते हैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान आ जाएगा तो बता रहा हूं। चलो बताएंगे, अभी तो पित्ताशय जा रहा है, दिमाग में घूम रहा है। तो यकृत से कौन सा रस निकलता है बेटा? पित्त रस निकलता है। बच्चा कौन सा निकलता है? पित्त रस। तो बेटा यहाँ पर इससे पित्त रस निकलता है। बेटा कौन सा रस निकलता है? इंग्लिश में मुझे अभी याद आएगा तो बता दो, घूम रहा है दिमाग में, बोल रहा नहीं आ रहा बेटा। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है थोड़ा जो आपको याद रखने पड़ेंगे। लिवर की सेल को हेपेटिक सेल कहते हैं बेटा। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो स्वयं को क्या करनी पड़ेगी? याद रखनी पड़ेगी। इसमें निर्माण होने की क्षमता क्या होती है? सबसे ज्यादा। इसमें कौन निकलता है बेटा? पित्त रस। इसमें कौन सी प्रोटीन बनती है? हेपेरिन प्रोटीन। और कौन सा विटामिन होता है? ADE। ठीक है बेटा। और ज्यादा शराब का सेवन करते ना, ज्यादा शराब का सेवन करोगे तो कौन खराब हो जाता है? लिवर हो जाता है। कौन खराब हो जाता है? ये सारे बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आपको स्वयं याद रखने पड़ेंगे। क्या रखने पड़ेंगे? याद। बेटा आपको इतनी बात समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत है तो मुझे अभी बोल दो। ठीक है बेटा। देखो इसमें किसका निर्माण होता है? यूरिया का। ये भी याद रखना पड़े आपका। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहण करता है बेटा। इंसुलिन कर रहा था ग्लूकोज को किसमें? ग्लाइकोजन में। और कहां पर जमा होता है वो? यकृत में। कहां पर जमा होता है? यकृत में। इंसुलिन क्या करता था? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ देता, और ये ग्लाइकोजन कहां पर जम जाती थी बेटा? लिवर में जम जाती बेटा। विअम्लीकरण करता रहता, अधिक अमीनो अम्ल का पायरिक अम्ल बदलता है। इस पॉइंट को छोड़ दो आप, ठीक है, कुछ आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। विषवक्ता तत्वों को प्रभाव कम करने के कार्य करता है, जिसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इनको तो याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। पर ग्लूकोज ग्लाइकोजन ग्लाइकोजेनेसिस या शरीर की ग्लूकोज आवश्यकता होती है। वही बात बोला, यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है, फिर ये क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया कहते हैं। तो आप एक बार पढ़ लेना, मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यही वाले, बस और कुछ इसमें है नहीं ज्यादा, इसमें ज्यादा फोकस करा नहीं रहा इसमें। ठीक है, ये भी देख लेना। पित्त, हाँ, बाइल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बाइल जूस कहते हैं। बूढ़ी अवस्था में ये क्वेश्चन आएगा बेटा, ये ऑब्जेक्टिव बेटा, ये ऑब्जेक्टिव है। बूढ़ी अवस्था में यकृत का निर्माण कहाँ होता है? RBC। भूड मतलब जब बच्चा माँ की गर्भ में पेट होता है, भूड इसे कहते हैं। जैसे जायगोट वगैरह होते हैं, जायगोट हो गया हमारा, उस अवस्था को बूढ़ी अवस्था कहते हैं। उमस बन जाता है, जायगोट होता है, गैमिट वगैरह मिलने पर। तो बेटा
कहाँ होता है? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पर, लाल रक्त कणिका। समझ में आया नहीं आया? ये याद करने वाला, इसमें ज्यादा मैं डिस्कशन कर नहीं सकता, ये आपको रटने ही पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है? ये भी आपको थोड़ा सा याद करने वाला है, इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है? अब पित्ताशय पे आते हैं, किसके आते हैं? गॉल ब्लैडर। पित्ताशय को क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। गॉल। अब बेटा इधर समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है बेटा? गॉल ब्लैडर की बात कर रहा हूं। ये जो आपका जो है ना, इसे क्या कहते हैं? लिवर कहते हैं। यहां से जो पत्ती नुमा रचना होती थी, इसी को गॉल ब्लैडर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कहते हैं। अब देखना, मैंने बोला जो बाइल जूस होता है ना बच्चा, बाइल जूस, पित्त रस, बाइल जूस बनता कहां है बेटा? यकृत में बनता है। और बाइल जूस जो होता है, स्टोर कहां होता है? ध्यान रखना, बाइल जूस निकलता कहां से? यकृत से। और बाइल जूस निकलकर स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लैडर में। समझ कोशिश करना, बाइल जूस निकलता कहां से? लिवर से। और स्टोर पूछे तो कहां पर? गॉल ब्लैडर में। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त रस स्रावित होता है। मैंने बताया था, पित्त रस या बाइल जूस निकलता कहां से? लिवर से। स्टोर कहां होता है बच्चा? गॉल ब्लैडर में या पित्ताशय में होता है। इसका रंग कैसा होता है? पीले रंग का। कैसा होता है? क्षारी। बच्चा ये कोई बताएगा? स्टमक कैसा होता है? क्षारी होता है, अम्लीय होता है? स्टमक अम्लीय। पैंक्रियास क्षारी होता है। और पित्ताशय क्षारी, बेस होता है। बेटा ये पित्त रस में जल की मात्रा कितना परसेंट है? 85। बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बाइल जूस होता है, उसका पीएच मान क्या होता है? 7.7। कितना होगा? 7.7 होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, एक क्षारीय फॉर्म में, बेस फॉर्म में होता है, एक पीएच मान 7.7 होता है। बेटा अगर मैं आपसे थोड़ा सा लेकर चलूं कि बेटा बताओ, तुम विद्यारानी की कसम बताओ, नहीं बताओगे? विद्यारानी की कसम चला दी मैंने तुम्हें, विद्यारानी की कसम है तुम्हें, हैं? पानी पिला दे थोड़ा, चिल्ला चुला गला सूख गया मेरा। बेटा समझ में आ रहा है क्लास का? क्लास में थोड़ा सा समझने में कोशिश करा सारी चीज। बेटा ये बताओ, बाइल जूस निकलता कहां से? स्टोर कहां होता है? पित्ताशय गॉल ब्लैडर में। ये किस फॉर्म में होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है? बेस होता है। ये बताओ इसका पीएच मान कितना होता है? 7.7 है तो वो तो बेस तो होगा कि 7 से ऊपर आने वाला क्या होता है? बेस होता है। कि 7 से ऊपर आने वाला क्या होता है बच्चा? बेस होता है। होता है या नहीं होता? ठीक है बेटा? बेस होता है। ये भोजन को भी कैसा रखेगा? क्षारीय रखेगा, बेस रखेगा। ये भोजन के साथ हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है और साथ ही साथ आंत की क्रमानुकुंचन गति को बढ़ाता है। क्रमानुकुंचन मतलब आंत में जो इंटेस्टाइन होती है, उसमें भोजन को थोड़ा सा आगे की तरफ ढकलने का कार्य करता है। ठीक है? पित्ताशय रस में एक भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता, इसमें कोई प्रकार का एंजाइम नहीं होता, कोई प्रकार का हार्मोन नहीं होता। बताओ कौन सा और एक और ऑर्गन है जिसमें एंजाइम नहीं पाया जाता? बता बता। ईसोफेगस में भी तो कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। देखो मुख में एंजाइम पा रहे हैं, पेट में पाए जा रहे हैं, पेंक्रियाज में पाए जा रहे हैं, परंतु पित्ताशय में नहीं पाए जा रहे। और ठीक है? और तो आप देख लेना, पित्त रस में सोडियम टारोकोलेट या सोडियम ग्लाइकोकोलेट नामक पदार्थ पाया जाता है जो वसा के इमल्सीकरण में भाग लेता है। एक और पॉइंट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मिल गया मुझे। इमल्सी मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से पाचन करना वसा का। जो हमारा पित्ताशय होता है ना, वो किसका पाचन करता है? मुख्य रूप से वसा का। ये बाइल जूस मोस्टली
चलो मैं 3 से 4 क्वेश्चन पे आप दोबारा से एक बार चर्चा करा देता हूँ बच्चा, जिससे आपको वो याद बना रहेगा बच्चा। सीखने की थोड़ी सी कोशिश करना बेटा। पहला क्वेश्चन तो आपको पता है, 4 ही हो गया। ये वाला क्वेश्चन याद रखो, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन रखो, और एक और क्वेश्चन था लिवर में स्टोर होता है बस, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत बच्चा? छोटी आंत पे आ गए बच्चा, किस पे आ गए हम? अब आपका देखो, हमने पैंक्रियाज का संबंध किससे था? छोटी आंत से। लिवर का संबंध किससे होता है? छोटी आंत के। अब बेटा छोटी आंत को बड़ी सीखने की कोशिश करना। छोटी आंत बचा है हमारा, बड़ी आंत बची है, 2 ही बची है बेटा। बड़ी ईमानदारी से इसको सीख लेना, अन्यथा आप भटक जाओगे। मैंने बोला बच्चा छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, पढ़े पूरा ईमानदारी से पढ़े। इंटेस्टाइन आमाशय के द्वारा भोजन। अब बेटा यहां से भोजन पचकर सीधे छोटी आंत में आता है। हमारे पेट से भोजन पचकर बड़ी आंत में नहीं जाता, हमारे पेट से भोजन पचकर डायरेक्ट कहां आता है? छोटी आंत में। ये हमारी पेट का संबंध जो है ना बेटा, हमारे पेट का संबंध छोटी आंत से है। किससे? छोटी आंत से। और छोटी आंत का संबंध किससे? बड़ी आंत से। मैं बोलूं पेट का संबंध किससे होता है? छोटी आंत से। और छोटी आंत किससे जुड़ी होती है? बड़ी आंत से। और बड़ी आंत किससे जुड़ा होता है? गुदा से, एनएस से जुड़ा होता है। देखो ये बड़ी आंत है, बड़ी द्वार से कौन जुड़ा है? एनएस जुड़ा। क्रम सीख लो बेटा, पेट से कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन, और बेटा एनएस जुड़ा होता है, गुदा जुड़ा होता है, जिससे हम फ्रेश होती है। तो पहला हमने सीख लिया आमाशय से भोजन, स्टमक से फूड किस में आएगा बेटा? छोटी आंत में। और छोटी आंत से भोजन कहां जाएगा बेटा? लार्ज में जाएगा। बोलो थोड़ा सा एक्टिव रहो, क्लास में एक्टिव नहीं रहोगे ना तो मेरा मनोबल बहुत गिर जाता है, क्योंकि मैं बहुत एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ, पूरी मेहनत करके पढ़ाता हूँ। और आप क्या बैठे हो, ऐसे बैठे हो कर रहे हो, मजा। आप बोलो, मैं यहाँ पर सिखाने के लिए आया हूँ और आप क्या हो? सीखने के लिए आए। तो मैंने बोला भोजन आया, और भोजन आया तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? पेट से कहाँ जाएगा? छोटी आंत से कहाँ जाएगा? और बड़ी आंत से कहाँ जाएगा? वो घूमता जा रहा है, ठीक है बेटा, समझ आया? भोजन क्रम सब। बेटा बताओ बताओ, आमाशय है, इसमें जो गंदा पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? और मुख में जो गंदा पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। जो पेट में गंदा पदार्थ उसे कायल कहते हैं, मुख में जो चिपचिपा पदार्थ उसे बोलस कहते हैं। अब तो आया बेटा समझ में, अब तो बेटा दिमाग में पहुंचा दिया। आमाशय के द्वारा पचा हुआ भोजन को क्या कहते हैं आमाशय वालों? कायल या कान। अब किस में आएगा बच्चा? छोटी आंत में। मानव शरीर में आंत आंत पेट से गुदा तक फैल जाती, बस भाई। स्टमक छोटी आंत से बड़ी आंत से गुदा, बहुत बढ़िया। छोटी आंत की लंबाई बेटा 22, ये पूछा जाएगा। ये जो छोटी आंत की लंबाई है ना बच्चा, ये छोटी आंत की जो लंबाई है, छोटी आंत की जो लंबाई है ना, वो बेटा 22 फीट है। 22 फीट या बेटा 7 मीटर होता है। 22 फीट कितनी होगी? ये होगी बेटा 22 फुट समथिंग। ये 22 फीट का आपने लेंथ देखी है, ये है कमरे की जैसे 22 फीट की लंबाई आपकी छोटी आंत होती बेटा, या 7 मीटर। आपको लगता है परंतु आपको पता ही, आप कहोगे सर लंबाई तो इसकी ज्यादा है। देखो बेटा, सीखो बेटा, इसकी लंबाई कितनी है? 22 फीट, ठीक है बेटा, 22 फीट है। और बच्चा ये कौन है? ये वाली, इस बड़ी आंत की जो लंबाई होती है बेटा, वो होता है 1.5 मीटर समथिंग। 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। और इसकी होती है 7 मीटर। कितनी होती है? 7 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी? 7 मीटर। और इसकी कितनी? पर इससे छोटी आंत, आपका क्वेश्चन उठेगा सर ये लंबाई तो बहुत ज्यादा है इसकी, पर छोटी आंत क्यों कह रहे हैं? बड़ी आंत से लंबी है तो छोटी आंत क्यों कह रहे हैं? तो आपको बता देना। देखो बेटा, छोटी आंत की जो डायमीटर है ना, चौड़ाई, वो कम है, और बड़ी आंत की चौड़ाई क्या है? ज्यादा है। बड़ी आंत को बड़ी आंत इसलिए कहते हैं, इसका जो डायमीटर है वो क्या है? बड़ा है। और छोटी आंत का डायमीटर क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं बड़ी आंत की लेंथ कितनी है तो आप बताओगे कम है,
छोटी आंत की लेंथ कितनी ज्यादा है। छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहते थे, आप पता चल गया, इसका जो डायमीटर है वो कम है। और बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहते हैं, इसका डायमीटर ज्यादा। अब समझ में आ गया होगा बच्चा, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। छोटी आंत का जो व्यास होता है, व्यास मतलब डायमीटर कितना होता है, 33, मतलब 1.5 इंच होता है। कितना होता है, 1.5 इंच। बेटा मानव शरीर में पाचन क्रिया का अंत, ये भी क्वेश्चन सबसे मैंने पहली बार बता दिया, पाचन क्रिया का प्रारंभ कहां से होता है, अंत कहां होता है, छोटी आंत। बताया था पहले लेक्चर में बेटा, पाचन क्रिया का जो अंत होता है छोटी आंत में होता है। और अवशोषण भी बताया था मैंने, अवशोषणी क्रिया भी कहां होता है, छोटी और बड़ी आंत, ये भी बताया था बेटा। यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय वो किसमें, देखो यकृत का संबंध भी किससे बेटा, छोटी आंत से। अग्नाशय का संबंध ये अपने रस किसमें डालते हैं, छोटी आंत में। और पित्ताशय का गाल ब्लैडर का संबंध ही पित्ताशय। समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर जो समझा रहा ना वो समझने की कोशिश करनी, इतने में ड्यूडेनम वाला भाग आ रहा है। इसमें कोई बच्चा दिक्कत है तो मुझे अभी बता दो, अन्यथा फिर मैं आपको और अच्छे से पढ़ाना चाह रहा हूँ। बेटा सीखो, बेटा सीखो, ईमानदारी से पढ़ेंगे बच्चा, बहुत मेहनत करेंगे अपन लोग, कोई और टीचर नहीं करेगा, पर मैं आपके साथ हूँ। तुम कहो नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा चलेगा हम लोगों का, ठीक है बच्चा। चलो याद करते हैं। छोटी विद्या रानी कसम जाम देखना नहीं, हाँ विद्या रानी कसम चढ़ाती। छोटी आंत की लंबाई, छोटी बड़ी आंत की लंबाई, बताओ छोटी आंत का छोटी आंत नाम क्यों पड़ा, बड़ी आंत का बड़ी आंत नाम क्यों पड़ा, ये बताओ। कि लिवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, उसका संबंध किससे है, छोटी आंत से। स्टमक में जो भोजन होता है, गंदा पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, उसे हम कायल कहते हैं। ये बताओ स्टमक का संबंध किससे है, स्टमक, छोटी आंत का संबंध, बड़ी आंत का संबंध एनएस से बेटा। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है, माउथ से होती है, और अंत कहां होता है, एब्जॉर्ब जो होता है, अवशोषण कहां पर होता है बेटा। बहुत बच्चे आप तो होशियार हो गए मेरे साथ। वही लिखा है, छोटी आंत वास्तव में बड़ी आंत की तुलना में बड़ी होती है, लेकिन इसका नाम छोटी आंत डायमीटर की वजह से कहा जाता है, इसकी लेंथ की वजह से आता है इसका, ठीक है समझ में आ गया बेटा। छोटी आंत के पीछे बड़ी आंत खुलती है, छोटी आंत किसमें खुलती है, बड़ी आंत। समझ में आ रहा है बेटा। देखो स्टमक छोटी आंत में खुलेगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत, ठीक। छोटी आंत भोजन के पाचन में सहायक करती तथा पचे हुए भोजन का क्या करती है, अवशोषण करती है बेटा। भोजन का अवशोषण छोटी आंत में लगभग 90 से 95% हो जाता है। पेपर में डायरेक्ट आएगा, अवशोषण कौन करता है, आंत करती है, छोटी और बड़ी आंत। और पाचन क्रिया कहां अंत होती है, छोटी आंत। अब आता है हमारा तो रामायण पढ़ेंगे, यहां से क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, रामायण। तो रामायण पढ़ने से पहले थोड़ा चीज बता देना। आहा आहा, ठीक है बेटा। आप सिखाएं थोड़ा सा, इंपोर्टेंट है। आंत पढ़ेंगे बेटा, आंत। आज क्या पढ़ रहे हैं हम, आंत। आंत को खोल खोल के आपको पता है आंत कितनी लंबी है, इतनी लंबी मीटर है, अवशोषण होता है, फलाना फलाना ढिकाना ढिकाना होता है। देखो समझ में आ रहा है ना, बात को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपसे। साइंस को सिखाना है, ऐसा नहीं कि आज टीचर पढ़ा के चलेगा, हमें कभी समझ में नहीं है। मैं बोला बेटा ये क्या है, आंत है। आजू बाजू कौन सी बेटा, बड़ी आंत। ये कौन आपका, एनएस होता है। ये कौन है, स्टमक, स्टमक के बाद। अब बेटा देखेंगे इस भाग को, या हम आगे वाले भाग को कह देंगे ड्यूडेनम। हम आगे वाला भाग है, आंत का पहला जो भाग होता है आंत का, जहां से स्टमक खुलता है, जुड़ता है। सीख रहा बेटा बच्चा।
अब बताओ स्टमक किस में खुलता है? आंत में खुलता है। आंत के किस भाग में खुलता है? डेडुनम। ध्यान रखना, स्टमक आ रहा है बेटा, ये स्टमक आया, आया बेटा। ये जो भाग है छोटी आंत का, तो स्टमक कहां पे खुल रहा है? छोटी आंत में। तो आप बताएं कि जो स्टमक जो खुलता है वो कहां खुलता है? तो हम ये कह सकते हैं आंत का पहला भाग होता है, प्रारंभ या स्टार्ट पहला भाग होता है। तो मैं क्वेश्चन आपसे करूंगा कि आंत का सबसे पहला भाग कौन सा होता है? ठीक है। अब बेटा भोजन, भोजन इधर से आया बच्चा, कहां पे आ गया? अब डेडुनम से भी तो निकलेगा भोजन, अब आपका कहां आएगा? जेजुनम में। जेजू, जेजुनम कौन सा भाग है बेटा? बीच का, माध्यम, मिडिल है। अब बेटा उसके बाद भोजन कहां जाएगा? इलियम। बेटा कहां जाएगा? इलियम में जाएगा भोजन। ये कौन सा होता है? लास्ट पार्ट। अब भोजन, इलियम कहां से जुड़ा होगा बेटा? बड़ी आंत से। हाँ आया नहीं समझ बेटा? आया, यही तो मैं समझा रहा हूँ बेटा। अब मैं घूमते हुए समझाऊंगा। स्टमक से भोजन आ रहा है, कहां पहुंचेगा? डेडुनम में। डेडुनम कहां से भोजन कहां जाएगा? जेजुनम से भोजन कहां जाएगा? अब इलियम किससे जुड़ा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि डेडुनम किससे जुड़ा है तो आप क्या कहोगे? अगर मैं पूछूं बड़ी आंत किससे जुड़ी है? यही तो बता रहा हूं बस, यही तो समझा रहा था बच्चा। और तो मैं कुछ समझा ही नहीं रहा, मैं यही तो बताने वाला था। आप समझ में आ गया? आ गया चाचा? आ गया सर, आ गया, आ गया। अब एक बार मुझे और सुना दो आप लोग। स्टमक है क्या? स्टमक किससे जुड़ा है? छोटी आंत के किस भाग से? ड्यूडेनम से भोजन कहां जाएगा? जेजुनम से कहां जाएगा? इलियम किससे जुड़ी है? कितना सिंपल बता दिया। अब आपको पता है भोजन कभी पढ़ाओगे ना आप तो बता दो कि भोजन पेट छोटी आंत के किस किस भाग से गुजरता है। आप बता दो कि बड़ी आंत में कहां जाता है, फलाना फलाना, आप उसको तुरंत बता दोगे। बच्चा ये कह, सामने वाला ये कहेगा इस बच्चे को बहुत नॉलेज है। अब बेटा ड्यूडेनम जानते हो, जेजुनम आप जानते हो, इलियम ये कौन सा भाग होता है? मिडिल होता है, ये लास्ट होता है, ये फर्स्ट होता है। बेटा छोटी आंत का कौन सा भाग है? कैसे आकार का? और बेटा इसको हिंदी नाम याद रख लेना बेटा, इसको ग्रहणी के नाम से भी जाना जाता है। ये कई बार ड्यूडेनम ना लिख के आता, ग्रहणी लिख के आ जाता है। ठीक है बेटा, कभी ड्यूडेनम, अब इंग्लिश मीडियम से हो तो आप इंग्लिश मीडियम तो ड्यूडेनम लिख के आएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम तो ड्यूडेनम लिख के आएगा, हिंदी में कई बार ग्रहणी लिख दिया जाता है। बेटा कितने सेंटीमीटर होता है? 25 सेंटीमीटर। लेंथ वगैरह कोई इंपोर्टेंट नहीं है। ड्यूडेनम का संबंध किससे होता है बच्चा? आमाशय से होता है। आमाशय के कौन से भाग से होता है बता? नीचे वाला भाग बेटा, ये जो बता, ये जो भाग है इसे क्या कहेंगे? इस भाग को, इस भाग को पाइलोरिक, और यही तो जुड़ा होता है ड्यूडेनम से। अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले भोजन कहां पे आता है? ड्यूडेनम में ही आता है। कोई दिक्कत बच्चा? अब इसमें क्या होता है? छोटी आंत का कौन सा भाग है? ठीक है, इसमें तो और कुछ पढ़ना ही नहीं है। जो किससे जुड़ा होता है? इलियम। मैंने पहले ही समझा चुका हूं आपको, बिल्कुल सरल हो गया होगा। अब बेटा कौन सा आ गया है? इलियम। इलियम किससे जुड़ा है बेटा? ये कौन सा सेगमेंट है? आंतरिक सीमेंट है। सबसे लंबा हिस्सा है, सबसे लंबा हिस्सा है आंत का, सबसे लंबा, तीनों में सबसे लंबा कौन सा? इलियम। ठीक है बेटा, यहीं पर अवशोषण वगैरह होता है। आंत का इलियम वाला भाग किससे जुड़ा होता है? या छोटी आंत का सबसे लंबा हिस्सा है, याद रखना ये सबसे लंबा। और कोई दिक्कत? क्या हमने सरल वे में पढ़ लिया? क्या छोटी आंत बड़ी आंत कैसे हमने अच्छे से पढ़ लिया कि कहां से भोजन कहां जाएगा, कहां से भोजन कहां जाएगा, ये डायग्राम आपको मिल जाएगा। कोई बात, कोई डाउट होगा ही नहीं। अब बेटा छोटी आंत में कुछ रस निकलते हैं, जूस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? जूस। यहां से कुछ सर भी ज्यादा आता है, ये थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक है ये स्लाइड। छोटी आंत से कुछ जूस निकलते हैं। पहला जूस लैक्टेस शर्करा, सुक्रोज शर्करा, लाइपेज शर्करा, माल्टेज शर्करा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो बता देता हूं। ये बेटा लैक्टोज को किस में बदल देती है? ग्लूकोज में बदल देती है। बेटा लैक्टेज शर्करा, लैक्टोज दूध में पाया जाता बेटा? पाया जाता नहीं। तो ये लैक्टेज शर्करा गैलेक्टो लैक्टोज को किस में बदल देती है?
ग्लूकोज में बदल देती है। सुक्रोज शर्करा ग्लूकोज को किस में बदल देगा? मैं भी याद करा दूंगा चाचा, आपको याद करा दूंगा। किस में बदल देता है? फैक्टोज में बदल देता है। टेंशन नहीं लेना। कौन बैठे? हम बैठे। अगर मैं आपसे पूछू जाऊं, चलो याद करें बेटा, लैक्टोज को ग्लूकोज को फैक्टोज, बच्चा फैक्टोज, यहां से समझने की कोशिश करना, ठीक है? ठीक है बच्चा, ये तो जानते हो लाइपेज क्या करता है भाई, पढ़ लिया, बचा का पाचन करता है, इसमें तो ज्यादा पढ़ाना नहीं है। आप बेटा समझने की कोशिश करना। लो मैंने दो याद करा देता हूं। सबसे पहले, अगर लैक्टो किस में बदल गया? लैक्टो ग्लूकोज में बदल जाता है, इसे लैक्टोज कौन करता है बेटा? लैक्टेज शर्करा करती है। अब बेटा ग्लूकोज किस में बदल जाए? फैक्टोज में। वो कौन सी शर्करा करती है? शुक्र। चलो मैं सिखाऊं। सबसे पहले याद कर दो, लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल रहा है, ग्लूकोज से फैक्टोज में बदल रहा है, ठीक है? जब लैक्टोज ग्लूकोज से बने तो कौन सी शर्करा भाग लेती है? लैक्टेज। और ग्लूकोज से क्या बने? फैक्टोज बने, उसे क्या कहते हैं? सुक्रोज। लैक्टोज से ग्लूकोज बनना है तो क्या कहेंगे? लैक्टेज। थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, एकत्र हो जाओ। लैक्टोज से क्या बने तो उसे क्या कहते हैं? और ग्लूकोज से फैक्टोज बने, सुक्रोज कहते हैं। इसका तो आपको पता ही है। और माल्टेज ग्लूकोज, माल्टोज को किस में बदलता है? ग्लूकोज। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ये पढ़ते रहना, ठीक है बेटा, इसको पढ़ लेना। ये भी आप थोड़ा पढ़ लेना, इसमें कुछ भी नहीं। अब आते हैं छोटी आंत का तीसरा। बेटा छोटी आंत का तीसरे भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चा? इलियम। चलो, छोटी आंत के तीसरे भाग को क्या कहते हैं? इलियम होता है, ठीक है? जो लगभग 1.5 मीटर लंबा, 4 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। हमें कोई मतलब नहीं है बेटा, बस हमें पता है कि छोटी आंत का तीसरी भाग को क्या कहते हैं? इलियम। पहले भाग ड्यूडेनम, जूडेनम, इलियम। बड़ी आंत के तीन, अब सॉरी बड़ी आंत पे आ गए हम, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है बेटा। बेटा ये जो है बड़ी आंत है बेटा, कौन है बेटा? बड़ी आंत। बड़ी आंत पे ये जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको रेक्टम कहते हैं। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? रेक्टम। बताओ बड़ी आंत से छोटी आंत का कौन सा भाग जुड़ा होता है? इलियम जुड़ा होता है, लिखा है ना बेटा, इलियम। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर या 4 से 7 से... नहीं नहीं, ऐसे लिखा है, छोटी आंत का तीसरा भाग इलियम पीछे बड़ी आंत से जुड़ा होता है, इलियम। आज चलो जो भी है, मैं आपको बता दूं, बड़ी आंत जो होती है ना, वो 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है? ठीक है बच्चा। अब बात करें, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं बेटा, सीकम, कॉलन और रेक्टम। बेटा रेक्टम इसमें है, सीकम कहाँ है? सीकम इसमें दिया नहीं बेटा अभी। तो मैं बात करूं, थोड़ा सीखने की कोशिश करना बच्चा, धैर्यता सीखो। छोटी आंत समझी, वैसी बड़ी आंत को समझाऊंगा। कोई बता सकता है कि बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहते हैं? और छोटी आंत का डायमीटर और लेंथ के आधार पर छोटी आंत छोटी होती है। बच्चा ये बताओगे, बड़ी आंत के कितने भाग हैं? सीकम, कोलन, रेक्टम। अंधनाल, बृहदांत, मलाशय। रेक्टम मतलब मलाशय, एनस। तो सीकम देखो, याद कर लो पहले, सीकम, कोलन, रेक्टम। 3 दोस्त हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम, सीकम, कोलन, रेक्टम, सीकम, कोलन, रेक्टम, सीकम, कोलन और रेक्टम। बड़ी आंत में कोई भी व्यंजन स्रावित नहीं होता। छोटी आंत में पाए जाते हैं माल्टे, पालक, ये फलान ढिकान। मलाशय बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। मलाशय जो रेक्टम जो होता है, वो बड़ी आंत का कौन सा भाग होता है? अंतिम। ठीक है बेटा, बड़ी आंत का क्या होता है? अंतिम भाग हो, जिसमें अनपचा भोजन आकर मल के रूप में इकट्ठा हो जाता है, या शरीर से बाहर गुदा से, एनस से बाहर निकल जाता है। दूसरा पार्ट बता रहा हूं, छोटी आंत का जो अंतिम पार्ट है, छोटी आंत का अंतिम पार्ट को क्या कहते हैं? रेक्टम कहते हैं। यहीं पर बच्चा कौन होता है? एनस होता है और मलटा। पहला भाग सीकम, कॉलम, रेक्टम। पहले भाग को सीकम, कॉलम, रेक्टम, और अंतिम भाग को क्या कहते हैं बच्चा? रेक्टम। यहां पर ही कौन होता है? एनस होता है।
बेटा अब सीकम को पढ़ने वाले बेटा, बेटा ध्यान रखना, सीकम कॉलम रेक्टम, अंतिम वाले भाग को क्या कहते हैं? जो मल स्टोर होता है वो किस में स्टोर होता है? रेक्टम में। एनएस जो होता है वो किस में होता है? रेक्टम। बच्चा याद? कॉल सीकम क्या होता है? छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक सक्रिय नली पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? सीकम। अब पता चल गया? छोटी, देखो बेटा ये कौन है? छोटी आंत, और ये कौन है? तो ये जो जोड़ हो गया ना, ये ये इलियम होगा बेटा, इलियम होगा, और ये कौन होगा? सीकम होगा। तो इनका जो जोड़ होगा इसको क्या कहते हैं? सीक, मतलब जोड़ को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को सीकम कहते हैं। 6 सेंटीमीटर थैली में रचना होती है इसमें, हाँ बर्मी भाई, ये देख लो बेटा। ये कैसे हटेगा? बेटा सीखने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को क्या कहते हैं? सीकम। अंतिम भाग को क्या कहते हैं? रेक्टम कहते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मतलब बर्मी पाव। अपेंडिक्स जो होती है वो किस वाले भाग को होती है? सीकम का। सबसे पहले बात, छोटी और लार्ज भाग को जोड़ को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। इसमें क्या होता है? अपेंडिक्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चा? अपेंडिक्स पाई जाती है। और अपेंडिक्स कैसा ऑर्गन है? नॉन यूजेबल पार्ट, नॉन यूजेबल पार्ट, अपसेसी अंग। अपेंडिक्स के बारे में बताऊं थोड़ा सा। कई बार आपने बताया, बोलते हैं हाँ, पहले हमारे पूर्वज जो थे, हमारे परदादा दादा जो भी पहले आदिवासी थे, आदिवासी थे तो वो कच्चा मांस खाते थे, घास फूस खाते थे, पत्ते वगैरह घास फूस कुछ भी मिल जाता। तो उनको पचाने के लिए अपेंडिक्स जिम्मेदार होती थी। भोजन को पचाने के लिए अपेंडिक्स जिम्मेदार होती। घास फूस खाते थे, मांस वगैरह खाते थे, तो उनको पचाने के लिए अपेंडिक्स होती थी। परंतु आजकल हम जो भोजन है भून कर खाते हैं, सेक कर खाते हैं, तल कर खाते हैं, तो अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं रहा। अपेंडिक्स कच्चा पदार्थ सेल्यूलोज को पचाने के लिए जिम्मेदार थी। सेल्यूलोज हरे पदार्थों में पाया जाता है, जिम्मेदार थी। और हम हरा पदार्थ कच्चा खाते नहीं है। जैसे गाय वगैरह खाते ना, गाय कच्चा घास फूस खाती तो उनमें सेल्यूलोज पाचन करने का अपेंडिक्स होती। तो हमारे अंदर अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है, नॉट यूजुअल पार्ट ऑफ बॉडी है, इसका कोई भी यूजुअल नहीं है। तो ये अपेंडिक्स जो होती है वो कहां पाई जाती है ये तो बता दो। सीकम पर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? और सीकम बड़ी आंत का पहला भाग है। सीकम बड़ी आंत का बच्चा कैसा भाग है? फर्स्ट वाला भाग है। कौन सा भाग है बेटा? प्यार से सीखना बच्चा। अगर आप नहीं सीखोगे तो मुझे बहुत दर्द होता है। दर्द का मतलब है कि आपको यहां से लेके नहीं जा रहे, तो महत्व तो क्या होगा मेरी क्लास का? आपने यहाँ पर पैसे दिए हैं, आप अपना टाइम खर्च कर रहे हो और मेरे से सीख कर नहीं जा रहे बच्चा, तो उसका कोई महत्व नहीं है बच्चा। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसी सीट पर मैं भी बैठता हूं। मैं भी कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। मैं भी टेस्ट देने जाता हूं, तो जब जेब से पैसे निकाल कर देता हूं उनको, तो मुझे भी अंदर से फील होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं आप अपनी ईमानदारी से पढ़ें। अगर कहीं भी डाउट है कॉलर पकड़ लो, मार्क्स नहीं समझ में 100 बार बताऊंगा बेटा, 500 बार बताऊंगा। अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कल बताऊंगा आपको। ये जिम्मेदारी कोई टीचर नहीं कहता, ऐसे मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं उस चीज को फील करता हूं। क्योंकि और टीचर पेपर देते या नहीं देते, पर मैं तो भैया पेपर देता हूं, पेपर के लिए ही यहाँ पर आया हूं। अन्यथा मेरी कोचिंग तो ग्वालियर मुरैना क्षेत्रों में चल रही है, टॉप चल रही है। 2 साल से इंदौर में IIS के नाम से मेरी कोचिंग है। कहने का अर्थ है बच्चा, आप ईमानदारी से पढ़ें बेटा। नहीं 1000 और पूछो मुझे, ठीक है, पर मैं सिखाकर भेजूंगा आपको। नहीं सीखोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला कर 2 घंटे मैं पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ। कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता, आए यहाँ से ही बता दिया, पढ़ा दिया, खत्म, खेल, जय श्री राम की। उन्हें क्या करना, बच्चों से सिलेक्शन हो या नहीं हो, पर मुझे करना ही आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि आप जिस कुर्सी पे बैठते हो मैं भी उसी कुर्सी पे बैठता हूँ बेटा। मुझे पता है कि जब सिलेक्शन नहीं होता तो घर वाले का जो फीलिंग है, पैसे का जो महत्व है,
मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है बेटा, कि जो पैसे का जो मूल्य है ना मुझसे बेहतर नहीं जानता। इसलिए मैं बार बार चिल्ला के तो कहता हूँ बेटा समझो समझो समझो, 10 बार चीज को कहता हूँ समझो बच्चा, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तुमको, जो मौका मिला है छोड़ना नहीं बच्चा। मैंने बोला छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को क्या कहते हैं? सीकम। सीकम पे कौन पाया जाता है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? नॉट यूजुअल है। ये किसका पाचन करता है? सेलुलोज जो होता है वो पौधों में हरे पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है बच्चा, सीकम में ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है बेटा। क्या पाया जाता है? ई कोलाई बैक्टीरिया। अब इसको समझ लो, अपेंडिक्स समझ लिया और ई कोलाई बैक्टीरिया समझ लो। हमारे बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। ये गुड बैक्टीरिया है, अच्छा बैक्टीरिया है, जो क्या करता है बेटा? सहजीवी को दर्शाता है, सिम्बायोसिस को। सिम्बायोसिस दर्शाता है, सिम्बायोसिस। अब क्या करता है बस उसी को बेटा, ये बैक्टीरिया जो था ना आंत के पास, बड़ी आंत के पास पहुंचा। सिम्बायोसिस क्या होता है? सीख लो सहजीवी क्या होता है। बड़ी आंत के पास पास पहुंचा, बैक्टीरिया किसके पास गया? बड़ी आंत। बैक्टीरिया ने कहा मुझे रहने के लिए जगह दे दो, तो बड़ी आंत ने कहा मैं क्यों दूं, ऐसी थोड़ी दे दूं अपनी जगह में। मानवता तो है नहीं, पता है कि अगर किसी चीज का फायदा नहीं होता तो कोई आदमी उसका कार्य नहीं करता। बड़ी आंत के पास बैक्टीरिया पहुंचा और बैक्टीरिया कहता है मुझे जगह दे दो रहने के लिए, तो बड़ी आंत ने मना कर दिया, मैं नहीं दे सकता। तू मेरे लिए क्या काम करेगा? तू मेरे लिए कुछ करे तभी तो मैं तुझे जगह दूंगा। तो बैक्टीरिया ने कहा मैं तुम्हारे लिए भोजन को पाचन करने में क्या करूंगा? बैक्टीरिया कहता है मैं भोजन का पाचन करूंगा। तो बैक्टीरिया बड़ी आंत में क्या कर रहा है? भोजन का अवशोषण हुई। अब बड़ी आंत ने इसको क्या दे दी बेटा? जगह दे दी। बड़ी आंत ने इसे रहने के लिए क्या दे दिया? जगह दे दी। और बैक्टीरिया ने इसका क्या कर दिया? तो दोनों के बीच संबंध हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है ना। बड़ी आंत को फायदा हो रहा है, बड़ी आंत का भोजन पच रहा है और बैक्टीरिया को जगह मिल गई। जब दोनों चीजों को, जब दोनों जीव को फायदा होता है, इसी को सहजीवी या सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। तो ई कोलाई क्या करता है आपको पता है? पाचन करता है, दोनों के बीच सहजीवता रखता है बेटा। पचे हुए पदार्थों को मल में बदल देता है, ये करता है, पचे हुए पदार्थों को बदल देता है, मल में बदल देता है। तो बेटा आपको समझ में आ गया कि जो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है बच्चा, वो सीकम में ही पाया जाता है। ई कोलाई विटामिन, पोटेशियम, B12, विटामिन 12, जल और खनिजों अवशोषण भी करता है। तो कहने का अर्थ है पचे हुए पदार्थ को किस में बदल देता है? मल। अब आया होगा बेटा समझ। एक बार और समझा देता हूं बच्चा, जिससे आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा बड़ा टॉपिक था इसलिए थोड़ा टाइम ले गया। ठीक है बता, सीकम समझ में आ रहा है? सीकम को और अच्छे सीख लेते हैं बेटा, सीकम क्या बच्चा। ठीक है पहली बात तो सीकम बड़ी आंत कब आ गया? छोटी आंत का। बताओ, ये छोटी आंत आ रही है, ये बड़ी आंत आ रही है, टन 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 टन, ये आ गई। ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, इसको जोड़ को क्या कहते हैं? ये छोटी आंत का कौन सा बचता है? ये बड़ी आंत का कौन सा है? सीकम कहते हैं। समझ में आ गया सीकम क्या होता है? सीकम जो होता है, सीकम पर कौन पाया था बेटा? अपेंडिक्स इसका कैसा अंग है? किसका पाचन करता था? कौन सा जीवाणु पाया था? ये क्या करता है? हाँ मजा आ गया। अब मैं बात करता हूं कॉलम और रेक्टम। तो अंदर क्या कौन सा भाग है? रेक्टम कौन सा है? बट रेक्टम बड़ी आंत जिसमें एनएस होता है। बेटा कॉलम क्या होगा? कॉलम वाले भाग में बस किसका अवशोषण होता है? जड़ का होता है। कॉलम आगे जाके किसमें खुल जाता है? मलाशय द्वार, मलाशय में खुल जाता है, इसे रेक्टम कहते हैं। रेक्टम क्या करता है? गुदा से बाहर निकाल देता है बल। सबसे इंपोर्टेंट तो यही है सीकम। और रेक्टम आपको पता है कि मलत्याग को बाहर निकालने का क्या करता है? कार्य करता है। क्या बात बढ़िया समझ में आई बच्चा? आई या नहीं आई? देखो सबसे पहले ड्यूडेनम, जूजेनम, इलियम। फिर उस इलियम जुड़ा है सीकम से, सीकम कॉलम से, कॉलम रेक्टम से। क्या कितनी सरल भाषा में बायो मैंने आपको समझा दी बेटा। जो टप लगती है ना बायो, जो कहते बेटा अव्वा हो गया, बायो 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 टप हो गई है, कुछ नहीं है, वैसे ही है ये तो।
अगर मैं आपसे अब लास्ट टॉपिक बता दो, मैंने मुंह में ग्लैंड पढ़ा दी थी और टंग पढ़ा दी थी और दांत बचा, लास्ट बचा है बेटा। इसको अच्छे से सीख लेते हैं, इस टॉपिक खत्म हो जाए, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक था हमारा। बहुत सीखो बेटा, दांत सीख रहे हो, दांत फील करना, दांत को अब ये समझना कि ये मेरा ही दांत है बेटा। अगर फील करके पढ़ोगे तो दांत समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है बच्चा। मुख गुहा के ऊपरी और निचली तरफ दांतों की एक पंक्तियां पाई जाती है। दांत हमेशा जबड़े की हड्डी में, सबको पता है ये जबड़ा है, ये जबड़े की हड्डी में कौन धसे रहते हैं? दांत। ये तो सबको ही पता है। मनुष्य के एक जबड़े में कितने दांत होते हैं? 16। 16 दूनी 32। एक जबड़े में 16 दांत, दूसरे जबड़े में 16, टोटल दांत कितने हो गए? 32। ये जबड़ा, ये वाला जबड़ा। आप देखोगे, जब कंकाल देखोगे तो कंकाल पूरा जबड़ा होता है, ऐसे खट 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 करता है आपको। तो ये जबड़ा जो होता है, इसमें 16 दांत होंगे बेटा, और इसमें बच्चा 16, टोटल 32 है। पर आपके 32 दांत होंगे नहीं शायद, मेरे भी 32 नहीं है। पहले थे, अब क्या होते हैं, कुछ जो दांत है अपशेषी हो गए हैं, उनका कार्य करना बंद हो गया है, इसलिए नहीं आते। कुछ दाढ़ होती है, अक्कल दाढ़ आती है पीछे, मोलर दांत होते हैं, वो दर्द करता है या सूज जाता है अपना, जब निकलती है मांस पड़ता है, वो पूरी नहीं निकल पाती। आजकल उनका यूज नहीं है, क्योंकि इन दांतों के द्वारा हम चबाना स्टार्ट कर देते, उनका यूज हो नहीं पा रहा, इसलिए वो कम निकलती है। मनुष्य अपने जीवन में, मनुष्य अपने भोजन को काटने के लिए, फाड़ने के लिए, पीसने के लिए 4 अलग अलग दांतों का उपयोग करता है। 4 अलग अलग। मनुष्य में कितने दांत होते हैं बता? 4। 4 प्रकार के दांत होते हैं, याद कर लो। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत? 4। सबसे पहले बात कर रहे हैं इंसायर। बेटा कौन सा? इंसायर। देखो बेटा, कि आगे के जो दांत है ना, जो बच्चा पहला आता है, बच्चा पैदा होता है, जो दांत आते हैं उसके दो अंदर, खरगोश के दांत है, इसके दो दांत आगे काट लेता है। तो सामने वाले जो दांत होते, बच्चा जो छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे में सबसे पहले इंसायर ही आते हैं। ये जो दांत होते हैं वो कट्टी कर लेता है, उस दांत को बच्चा क्या कहते हैं? इंसायर। सामने के जो खूबसूरत दांत होते हैं, चमकते हैं, आहा चमक रहे हैं, स्माइल जो दिखती है, वो सामने के जो दांत होते हैं उसे क्या कहते हैं? इंसायर कहते हैं। सबसे पहले मैं हंस रहा हूं तो मेरे कौन दिखेंगे? इंसायर ही दिखेंगे। किसी को मैं काटूंगा तो कौन से काटूंगा? इंसायर से। एप्पल खाऊंगा तो किससे खाऊंगा? इंसायर से। अब बेटा, ये नुकीले दांत होते हैं, ये वाले, गन्ना खाते हो, चीरते फाड़ते हो, उसी दांत को क्या कहते हैं? कैनियर। भूत वाले दांत देखे होंगे, ये वाला भूत आपने कोई देखा होगा, ये लंबे से लटकाए रहता है दांत, उस दांत को हम बच्चा क्या कहते हैं? कैनियर कहते हैं। कैनियर क्या करता है? फाड़ता है। गन्ने को देखो, ऐसी तो खाते हैं, गन्ने को कैसे खाते हैं? ऐसे खाते हैं। तो फाड़ने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ये बेटा काटने का कार्य करते हैं, ये बेटा फाड़ने का कार्य करते। कपड़ा फाड़ते हो ऐसी तो फाड़ते हो, पुड़िया। हाँ, पुड़िया का एग्जाम्पल आ गया। बोरे लोगे का, अपने बोरे चल रहा है, बोरे। अब पुड़िया को फाड़ोगे तो जो सिपाही खाता है या जो खैनी खाता है, वो ऐसे नहीं फाड़ता, हमेशा किससे फाड़ा? इससे दार, बगल दार से फाड़ता है। बोरे खाओगे का, नेप्थोलेरी बोरे, तमाकू। बेटा जो फाड़ने का काम करता है कौन? कैनन करते हैं। और बेटा जो दाढ़ जो होती है, वो भोजन को क्या करती है? पीसती है। पीसने का कार्य, जो पीसने का कार्य करता है मोलर और प्री मोलर करता है। बेटा जो दाढ़ जो होती है बेटा, वो मोलर होती है या कौन सी होती है? प्री मोलर होती है। और जो चमकने वाले दांत होते हैं वो कौन होते हैं? इंसायर होते हैं। और जो फाड़ने वाले दांत को कैनन। समझ में आ गया? इंसायर, कैनायर, मोलर, प्री मोलर। इंसायर, कैनार, मोलर, प्री मोलर। देखो बच्चा एक बार अच्छे से पूरा स्लाइड को देखो, याद हो गया? बच्चा समझ में आ गया? बच्चा बताओ, इंसायर क्या करेंगे और कैनाइन, ये दोनों। तो वही देखो, ये फाड़ने का क्या कर रहा है, ये काटने का करता है, ये क्या करेंगे बच्चा? तो मैंने कुछ अलग पढ़ाया है क्या? बस यही तो पढ़ाना है। टाइप्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। एक परमानेंट टीथ होते हैं,
एक होते हैं प्राइमरी टीथ, एक स्थायी दांत होते हैं, एक अस्थायी, प्राइमरी और परमानेंट। इनकी बात करें, अस्थायी दांत क्या होते हैं, इन्हें दूध के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चा होता है, बच्चा 1.5 साल की समझो उसके दांत निकलना स्टार्ट हो जाते एक से, वो कैसे दांत होते हैं? अस्थायी। जैसे ही 10 से 11 साल, 8-10 साल का समथिंग होता है, वो दांत टूट जाते हैं। हमारे भी टूटे थे दांत, वो दांत कैसे थे? अस्थायी, प्राइमरी दांत थे। तो जो अस्थायी दांतों को हम क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? कहते हैं बच्चों में कितने दांत होते हैं बेटा? 20। इनमें बेटा कौन से होते हैं? इंसायर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होते हैं, तो प्रीमोलर नहीं होते बेटा, और मोलर होते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, ये क्वेश्चन आएगा कि बच्चों में इंसायर तो पाया जाता है, कैनाइन पाया जाता है, मोलर पाए जाते हैं, परंतु प्रीमोलर नहीं पाया जाता। हम लोगों में चारों प्रकार के पाए जाते हैं, बच्चों में इंसायर, कैनाइन, मोलर, और कौन सा नहीं पाया जाता? प्रीमोलर नहीं पाया जाता। बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20 होते हैं। कोई बता सकता है हमारे जीवन काल में कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार आते हैं। बच्चों में दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। और कौन सा दांत नहीं होता उनमें? प्रीमोलर नहीं होता। इनका बात करें, देखेंगे सूत्र पूछा जाता है 2102। 2102 कितना हो गया? अब आप कहोगे इंसाइड, देखो देखो दर देखना, कोशिश करना, कोशिश करना। ये बताओ, इंसायर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, दो दूनी, इसकी संख्या कितनी ऊपर? 4 हो गई। इससे गुणा किया ना मैंने, इससे हो गया ना। अगर इसका गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 2 एकम, ये कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? 2 दूनी, ऊपर कितने हो गए? 4 दूनी 8 और 10 हो गए। ऊपर इंसार की संख्या कितनी है? 4 इंसार की संख्या। और कैनाइन की संख्या कितनी? प्रीमोलर कितने? मोलर की संख्या कितनी? इसी तरह ये कौन होंगे बेटा? इंसायर, कैनायर, प्रीमोलर। 2 से गुणा किया तो ये कितने आएंगे? 4। और ये कितने आएंगे? ये कितना? ये कितना? 4। तो बता, टोटल पूछूं, अगर मैं टोटल पूछूं इंसायर, कैनायर, प्रीमोलर और मोलर, तो बेटा टोटल कितने हो रहे हैं? जो 4 और 4, इंसायर कितने हो रहे हैं टोटल? 8। कैनायर कितने हो रहे हैं? 2 2। प्रीमोलर, मोलर कितने हो रहे हैं? 4 और 4। क्या बताओ, इंसायर की टोटल संख्या कितनी आ रही है? कैनायर की टोटल संख्या कितनी आ रही है? 4 आ रही है। अगर प्रीमोलर देखा है तो कितनी आ रही? 0 आ गई। और मोलर देखी जाए तो ये आपको समझ में आया क्या? 8 4 8 8 16 4 20, बच्चा टोटल दांत कितने हो गए? मैंने आपको ये थ्योरम पूरी समझा दी। थ्योरम समझ में आनी चाहिए, क्योंकि लिखा तो बहुत कुछ है। मैंने आपको बता, अगर आप इस स्लाइड को पढ़ते, ये 8 कहां से आ गई, तो आप घूमते रहते इंसायर 8 कैसे हो गए? क्योंकि ऊपर भी 4 बनने, ऊपर टोटल इंसायर कुछ बताया गया है। और ये बेटा याद रख लेना, फॉर्मूला 2102, 2102 हमारे बच्चों का दंत फॉर्मूला होता है। ये समझ में आया बच्चा? हाँ, हम लोगों में पूछा जाए कि हम लोगों में बच्चा इंसायर भी आते हैं, कैनाइन भी आते हैं, और प्रीमोलर भी आते हैं, बच्चा मोलर भी आते हैं। हम लोगों का दंत फॉर्मूला कितना होता है? 21 23, 21 23 इंटू बराबर 32। देखो कितना हो रहा है? 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 से 16 करेंगे, ऊपर कितना आ गया? नीचे कितना आएगा? कितने हो जाएंगे? अगर मैं बताऊं, ये बताओ ये कौन होगा? इंसायर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो बताएंगे इधर, इंसायर कितना हो रहा है ऊपर? 2 दूनी 4। कैनाइन कितना हो रहा है? प्रीमोलर कितना हो रहा है? और मोलर कितने हो रहे हैं? तो एक तरफ के कितने हो गए? 16। 6 और 4 10, 16 हो रहे हैं बेटा। तो बताओ इंसायर कितने? एक साइड 4 आ रहा है, दूसरी साइड 8 आ जाएगा। ठीक है बेटा। बेटा कैनाइन कितने आ रहे हैं? एक साइड 2 आ रहे हैं, दोनों मिलाकर एक साइड के तो 2 आ रहे हैं, दोनों साइड के 4 हो जाएंगे। तो बेटा हमारा जो फॉर्मूला होता है वो कौन होता है? 21 23।
हम लोगों में मोलर दांत टोटल मिलाकर कितने होंगे, कोई बता सकता है मोलर कितने होंगे? 12। तो नीचे कितने, एक जबड़े में कितने बनने, दूसरे जबड़े में टोटल कितने होंगे? अगर मैं पूछूं हम लोगों में प्री मोलर टोटल कितने होंगे? 8। समझना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते, बनाकर पूछे जाते, इसलिए मैं ये आपको बनाना सिखाया है पूरा, इसलिए आपको मैंने बनाना सिखाया है। हर तरह से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको छोड़ोगे नहीं। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है या डेंटिस्ट्री कहा जाता है। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। बच्चा सीख लो, साइंस में खून नहीं बहेगा, बॉडी साइंस बहेगी आपके हाथ से, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसमें जो मुख्य मुख्य मैं वही पढ़ा देता हूँ आपको, और आपको टाइम मिले तो पूरा पढ़ लेना। समदंती क्या होते हैं? सभी दांत एक प्रकार के होंगे, दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, सभी दांत एक प्रकार के होते हैं, उसे हम समदंती कहते हैं, होमोडोंट कहते हैं, होमोडेंट कहते हैं। हाँ, मछली में एक प्रकार के दांत होते हैं। क्या हम लोगों में एक प्रकार के दांत थे? कब भूत वाले दांत, कब वो खूबसूरती वाले दांत कहते हैं ना, कोई लड़का गया लड़की से आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, स्माइल मतलब दांत आपके अच्छे हैं, तो वो सारी की सारी जो होते हैं, हम लोग समदंती में नहीं आते। समदंती होमोडेंट को कौन था, मछली में आते। एक बार दंती, जीवन काल में केवल एक बार दांत निकलते, मानव में कौन सा? तीसरा। बता बच्चों में कौन सा दांत नहीं आया था? प्री। तो बताओ हम लोगों में आया था, तो ये बताओ, ये तो बच्चों में प्रीमोलर था नहीं, पर हम लोगों में क्या था, प्रीमोलर था। तो ये दांत जो है ना बेटा, जीवन में एक बार निकलता है, और सभी दांत जीवन में 2 बार निकल रहे थे। इंसायर आ रहा था, कैनन आया था, मोलर आया था, परंतु प्रीमोलर बच्चों में नहीं था, हम लोगों में था। जीवन में कौन सा ये दांत एक बार आता है? प्रीमोलर। ध्यान रखना बच्चा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है बच्चा, द्विवार दंती, द्विवार दंती 2 बार आए, इंसायर हो गया हम लोग का, कैनान हो गया, और मोलर हो गया। प्री मोलर कौन सा? एक बार दंती। बहुबार दंती, जो बहुत 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 बार निकले, जीवन काल में कई बार निकले, जो हम लोगों में तो 2 बार ही आते हैं। विषम दंती देख लो, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इथेरोडोंट। बताओ इथेरोडोंट क्यों कह रहे हैं इसे, और इसे होमोडोंट क्यों कह रहे हैं? जिसमें एक प्रकार के दांत हो, भिन्न प्रकार के। विषम दंती मतलब विषम प्रकार के, इंसान कैनान, हम लोग किस में आते हैं? विषम दंती में आते हैं। इसको याद रखना है आपको, इसको याद रखना है बेटा, इसको याद रखना है। ये तो हम लोगों पेपर में बहुत सबसे पूछा है, समदंती और विषम दंती क्या होता है, और आप पढ़ना चाहो तो पढ़ना। गर्त दंती क्या होते हैं? घड़ियाल में पाए जाते हैं बेटा। एक्रोडोंट किस्म होते हैं? सांप में पाया जाता है। फ्लोरोडोंट क्या होते हैं? छिपकली में पाया जाता है। पर हम लोगों का सबसे ज्यादा समदंती और विषम दंती। समझ में आ गया बेटा? हाँ हाँ, आ जाओ, आ अक्लदार है, विजडम टीथ। हाँ हाँ हाँ, ये फूट रही है, ऐसी फूटती है तुम्हारी अक्लदार, जब निकलती है फूटती है ना, बड़ा दर्द होता है यहाँ पर, सूज जाता है। तुम लोगों की आ रही होगी अभी, आएगी या आ चुकी होगी। ये ऐसे फूटती है, मांस में से निकलती है बेटा, ये मांस को फाड़ कर निकलती है। मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, ऐसे निकलते, आ जाते हैं फिर दब जाती है, कुछ काम की है नहीं। तो बेटा विजडम टीथ, इसे टू प्री मोलर या अंतिम मोलर दांत भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वैसे मोलर दांत जो होते हैं ना, आप तो ध्यान रखना, मोलर दांत ही क्या होते हैं? अक्कल दांत होती है, लास्ट वाले दांत अक्कल दांत, प्री मोलर और मोलर। 3 मोलर दांत पूरे जीवन में केवल एक बार आते हैं। जो लास्ट के जो 3 मोलर होते हैं वो जीवन में एक बार ही आते हैं, हम लोगों में नहीं, वो बच्चों में नहीं आते। 3 मोलर दांत कैसे होते हैं? नॉट यूजुअल, आ भी जाए और नहीं भी आ जाए। 3 मोलर दांत सबसे बाद में आते हैं, वही चीज बात की बात है, आए तो आए, 18 साल के बाद ये आते हैं, निश्चित नहीं है 18 साल के बाद ही आए, मेरे में तो अभी भी नहीं आए। तो साइंस लिख दे रहा है 18 साल के बाद कहते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया, वयस्क हो गया, अक्ल आ गई है। जब अक्ल अक्ल डांट इसलिए कहते हैं कि बच्चा में अक्ल आ गई, ऐसा तो है नहीं, बच्चा अभी भी खैनी खा रहा है, खैनी खा के रहो, कहता है खाओगे कब और नेक तो ले रहे हो। तो अक्ल का मतलब है बच्चे में अक्ल तो 18 साल के बाद भी नहीं आती,
बच्चा जैसे बुद्धि करता है, परंतु इसका नाम अक्लदान बोल दिया है, विजडम ट्रीथ। इनकी संख्या मोस्टली 4 है। और देख लेना, मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। 20 दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। और 1-2 दांत केवल 1। ठीक है बेटा, इतना समय आज। अब दांत पे आता है मेरा पीपीटी को पढ़ के आना, कुछ नहीं पढ़ना, एक ही पीपीटी को काम कर दूंगा आपका भी एक ही पीपीटी में काम हुआ। इसमें मैंने इतना मटेरियल डाला है, इतना मटेरियल डाला है इसमें, इतना ऑब्जेक्ट डाला है। बस आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो आपको घाटा होगा। पीपीटी पढ़ने से ज्यादा इंपोर्टेंट है क्वेश्चन लगाना। पहले पीपीटी पढ़ लो अच्छी तरह से, फिर उसी चैप्टर के क्वेश्चन लगाओ। बेटा इनेमल, डेंटाइन, मसूड़े, डेंटिन। देखिए इधर इनेमल क्या कह रहे हैं? इनेमल दांत का ऊपरी भाग जो मसूड़ के ऊपर होता है उससे, ये वाला सॉरी, दांत के ऊपरी भाग को इनेमल कहते हैं, जो सफेद रंग का होता है या मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। ये सबसे कठोर भाग है बेटा इनेमल, हड्डियों से भी कठोर है। मानव शरीर का सबसे कठोर स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ बॉडी पूछा जाए तो इनेमल होगा। ये जो खूबसूरती है, व्हाइट कलर का जो भाग होता है, ये पूरा आपका दांत है। ये व्हाइट कलर का जो दांत है ना बेटा, जो इससे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, हड्डियों से भी कठोर होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि मानव शरीर में सबसे कठोर भाग क्या होता है? इनेमल होता है। ऊपरी भाग को जो सफेद रंग का होता है ना बेटा, सफेद रंग का होगा बच्चा, उसी को क्या कहते हैं? इनेमल। बेटा ये सफेद रंग का ऊपर जो भाग है, इस भाग को क्या कहेंगे? मैं इनेमल कहते हैं। दांत के अंदर, ये मान के चलो दांत है, दांत के अंदर प्रवेश कर रहा हूं, ये जो सफेद भाग दिखाई दे रहा है उसी को मैं पहले क्या कहूंगा? इनेमल कहूंगा। दांत का ऊपरी भाग को मैं बच्चा क्या कहूंगा? याद करो, मनन करो, इनेमल इनेमल इनेमल। ठीक है बेटा। फिर डेंटाइन आता है बेटा, कौन आता है? डेंट। इनेमल के बाद बेटा कौन आ गया? ये जो थोड़ा सा वैसा पीले कलर का दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये पीले कलर का जो पार्ट है बच्चा, इसी को हम क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन मतलब सीमेंट जैसा पार्ट होता है। ये ऊपर भाग को जोड़े रखने का क्या करता है? कार्य करता है। डेंटाइन की गुहा को लघुदी या इंग्लिश में पल्ब कहते हैं, जिसमें रुधिर वाहिनियां पाई जाती है, जो रूट कैनाल का अर्थ है कैविटी तक विस्तृत होता है। इधर देखो, इधर बच्चा देखना, ये जो डेंटाइन है वो अंदर तक तो फैला है ना बेटा। ये जो देखो पीला पीला दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये कहां तक फैला है? अंदर तक, रूट कैनाल तक फैला है ना। फिर तो आपको बता दें कि डेंटाइन के बाद, एनेमल के बाद कौन सा आता है? डेंटाइन, जो अंदर तक फैल जाता है। रुधिर वाहिनियां मतलब ब्लड सेल, ब्लड कार्पलरी, इसमें ही पाई जाती है, जो ऑक्सीजन वगैरह, कोलिन वगैरह ट्रांसफर करने का कार्य करती है। तो आपको बता दें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, कठोर वाला भाग, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। मसूड़े क्या होते हैं? मसूड़े मांसपेशियों के बने होते हैं, ये तो सबको ही पता है। डेंटिन क्या होते हैं? डेंटिन से दंत ब्रंज या सीमेंटम होते हैं। सीमेंटम, सॉरी ये सीमेंटम होते हैं, सीमेंट वाला भाग होता है डेंटिन। डेंटिन डेंटिन डेंटाइन ऊपर, डेंटाइन नहीं होता सीमेंट, डेंटिन होता। मतलब जोड़े, सीमेंट क्यों कर लगाते घर में? एक ईंट दूसरी ईंट से जुड़ जाए, और ज्यादा याद नहीं रखना। दांत के ऊपरी भाग मसूड़ों को क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। देखो उधर जो ऊपर का जो भाग है ना, ये वाला, इसी को क्या कह रहे हैं? क्राउन कह रहे हैं। जो भाग मसूड़ के अंदर होता है उसे रूट कहते हैं। मसूड़ के अंदर है उसे क्या कह रहे हैं? कोई दिक्कत है क्या? एक बार पीपीटी पढ़ोगे तो काम हो जाएगा। दांती के बाहर, हाथी के बाहर निकलने वाले दांत कौन से होते? कृत्रिम इंसायर होते। सबसे ज्यादा दांत किसमें? 250 डॉल्फिन में आते हैं। शेर में कितने? 30, कुत्ते में 42, मच्छर में 47। याद रखो मच्छर के दांत कितने होते हैं? 47 होते हैं, 47 दांत होते हैं। हाथी में 26 होते हैं। जी सर, आपका हो गया खत्म। ये चैप्टर क्या कर दिया मैंने? एंड। ये बताओ ईमानदारी से कब विद्या रानी के समझ में आया? एक एक शब्द क्या हो गया? क्लियर। घर पे इस पीपीटी को पूरी पढ़ लो बेटा, और क्वेश्चन लगाओ। जिस बच्चे ने क्वेश्चन नहीं लगाया ना, सिलेक्शन से दूर है वो। क्वेश्चन अनिवार्य है। 25 नंबर का साइंस है बेटा, 80 किलनी साइंस का। अगर आप साइंस में अच्छे नंबर मारते हो ना बेटा, 23-24 नंबर मारते हो ना,
और मैनेजमेंट में हमारे कम हो जाए चलेगा। ऐसा सब्जेक्ट ढूंढो जिसमें हम नंबर बढ़ा सकें, और उसे आप सब ऐसा सब्जेक्ट ढूंढो नंबर बढ़ा सके, और जो हमको टफ लगता है उसमें वजह से हमारे थोड़े से कम आया है, तो इस जो सरल चैप्टर से हम क्या करें उसको कवर कर लेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखेंगे, पीपीटी आपको मिल जाएगी बच्चा। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।